हेलो बच्चों, मैं हूं सारांश गुप्ता और ई सरल की फिजिक्स रिवीजन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नए चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे जो है कैपेसिटर चैप्टर का हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, अगर आपका कैपेसिटर चैप्टर वीक कैटेगरी में आता है ना, आपको लगता है कि आपका चैप्टर वो वीक है, तो आप ये रिवीजन वीडियोस को 2 बार देखना। एक बार तो नॉर्मल स्पीड पे देखना और अगली बार इसको सेकेंड टाइम जो है वो 2x स्पीड पे देख लेना। ठीक है, आपको लगता है आपका चैप्टर ये मीडियम है तो आप 1x स्पीड पे देख सकते हैं, और आपको लगता है आपका चैप्टर बहुत स्ट्रांग है तो आप इसको 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको लग रहा है ना यार मैं कैपेसिटर छोड़ के जाने वाला हूं, तो ऐसा मत करना यार, बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि मैं इसको छोड़ के चल जाता हूं पूरे चैप्टर को। देखो, पूरे चैप्टर को एग्जाम में छोड़ के जाने का बहुत बड़ा नुकसान है। मान लो कोई आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, मान लो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। अब यार अगर उसमें उसका सवाल आ गया फ्लूइड मैकेनिक्स का और उसमें मान लो बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर आ गया, तो फिर क्या कर पाओगे कि आप उस सवाल को नहीं कर पाओगे। इसलिए कोई भी चैप्टर जो है ना पूरा का पूरा मत छोड़ना, ये रिवीजन वीडियोस देख लो यार, आपके सारे फॉर्मूले, सारा कंटेंट इनमें कवर हो रहा है और हमने इसको इतनी मेहनत करके ब्यूटीफुली बनाया है कि आपको कोई कंसेप्ट ऐसे छूटे नहीं। मेजर कंसेप्ट्स हैं वो सारे कवर हो जाएं, मेजर फॉर्मूले सारे कवर हो जाएं, और वो भी इतनी तेज स्पीड में, एकदम कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो डोंट लीव दीज वीडियोस, इनसे आप रिवीजन कर लो। ठीक है, और आपको अगर पूरे लेक्चर के वीडियोस देखने हैं तो आप ईसर ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और उसमें आपको पूरे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। IIT जेई मेंस की तैयारी, नीट की तैयारी इतनी आसान हो चुकी है यार, अभी इतनी आसान हो चुकी है, आप ई सरल से पूरी इनकी तैयारी कर सकते हो, दैट टू एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो, कैपेसिटेंस ये रिवाइज करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स रिवाइज करेंगे, फिर हम करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, फिर हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये इस वीडियो में ये सारी चीजें हम बड़ी तेजी से रिवाइज करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी बीच में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, सबसे पहले कंडक्टर की कैपेसिटी देखते हैं। कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले समझते हैं इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द कंडक्टर। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है C, जो कि होती है कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। तो एक कंडक्टर है, उसको अगर हमने Q चार्ज दे दिया, उसका पोटेंशियल V है, तो Q इज इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। ठीक है, तो C इक्वल टू Q बाय V। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब देखिए, C एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और ये कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कहलाता है। चलिए, वेरी गुड। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है फैरेड, फैरेड है ना, FARAD, फैरेड, इसका ऐसा यूनिट होता है कैपेसिटी का। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात। अब अगर हमको कोई बोले कि अर्थ की कैपेसिटी बताओ, स्फेरिकल कंडक्टर मानते हुए अर्थ की कैपेसिटी बताओ, तो अभी कैपेसिटी क्या देखिए हमने, Q बाय V। Q चार्ज देते हैं, पोटेंशियल मेजर कर लेते हैं और Q बाय V निकाल लेते हैं। जैसे डेंसिटी मेजर करते हैं ना, मास लेते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो किसी की भी डेंसिटी आती है, उसी तरह से कैपेसिटी निकालने के लिए Q बाय V। तो यार देखो, V कितनी होती है, KQ बाई R होती है। इसको अगर Q चार्ज दिया, R इसका रेडियस है, तो KQ बाई R इसकी पोटेंशियल हो जाएगी सरफेस पे। ठीक है ना, तो V इक्वल टू KQ बाई R, हम चाहते हैं Q बाई V, दैट इज R बाई K हो जाएगा। ठीक है ना, तो C इक्वल टू Q बाई V होता है, तो वो हो गया R बाई K। अर्थ का रेडियस और K, इनकी वैल्यू डाल देंगे, तो इतनी कैपेसिटी होती है अर्थ की। देखो, 7.1 इंटू 10 की पावर -4 फैरेड, 7.1 इंटू 10 की पावर -4 फैरेड। ठीक है, 10 की पावर -4 आ रहा है, देखो 10 की पावर -4 फैरेड के ऑर्डर की है, मतलब फैरेड एक बड़ा यूनिट है, इज अ वेरी बिग यूनिट। यार अर्थ जैसी बड़ी बॉडी की कैपेसिटी 10 की पावर -4 फैरेड आ रही है, सोच के देखो, तो फैरेड एक बड़ा यूनिट है। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम छोटे यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे माइक्रो फैरेड मतलब 10 की पावर -6, नैनो फैरेड 10 की पावर -9, पिको फैरेड 10 की पावर -12। ये ध्यान रखना है हमको, रिवाइज्ड। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है भाई। अभी तो एक कंडक्टर की कैपेसिटी देख ली, अब कैपेसिटर क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू देयर डायमेंशंस एंड हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो यार जैसे कि हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जांपल ले लिया,
तो ये दो कंडक्टर्स होते हैं इसमें जो कि बहुत पास रखे होते हैं उनके डायमेंशन के कंपैरिजन में, और उनको इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दे दिया जाता है। तो ये क्या बन गया भैया, कैपेसिटर बन गया। चलो अब देखो, दीज कंडक्टर्स आर नोन एज प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये जो है कैपेसिटर की प्लेट्स कहलाती है। चार्ज ऑफ द कैपेसिटर मींस चार्ज ऑन इट्स पॉजिटिव प्लेट ऑल्दो नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो। अब कोई हमसे बोलता है इस कैपेसिटर के पे चार्ज कितना है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो नेट नहीं बताते हैं उसमें। ये जो पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज होता है ना, हम बोलते हैं इस कैपेसिटर पे चार्ज है क्यू, क्यू का चार्ज है इस कैपेसिटर पे, मतलब पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू और नेगेटिव पे माइनस क्यू। कोई जबरदस्ती पूछे नेट चार्ज बताओ, नेट चार्ज दोनों का सम करके बताओ, तो वो जीरो आ जाएगा इस केस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा इसका कैपेसिटेंस देखते हैं। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वही क्यू चार्ज दिया, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो Q प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C, तो C इज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी है C। तो किसी भी चीज की कैपेसिटी नापनी हो तो क्या करते हैं, फंडा क्या होता है, उसको Q चार्ज दे दो, मतलब प्लस Q और माइनस Q दे दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में मेजर कर लो। तो जो Q बाई V हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू Q बाई V, ये जो रेशियो आएगा Q बाई V, ये कैपेसिटेंस हो जाएगा। चलिए सर बहुत बढ़िया, रिवाइज Q बाई V, Q बाई V, Q बाई V, Q बाई V, Q बाई V। ठीक है, अब देखते हैं कि ये किस पे डिपेंड करती है। कैपेसिटी जो है, जिसको कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, वो डिपेंड करती है शेप एंड साइज ऑफ द प्लेट्स। जो प्लेट्स लिए ना, उसकी शेप और साइज पे डिपेंड करती है। पहली चीज तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, उसकी प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस भी डिपेंड होती है। और तीसरी चीज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, जो प्लेट्स होती है उनके बीच में कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंडेंट होती है। तो पहली चीज क्या, शेप एंड साइज। दूसरी चीज क्या, डिस्टेंस बिटवीन देम। तीसरी चीज क्या, मीडियम। शेप एंड साइज, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, देखते हैं जरा। सबसे पहले देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले देखते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यार इसमें दो प्लेट ऐसे आपस में एकदम पास पास रखी होती है, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है ना, प्लेट्स रखी हैं। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, Q और माइनस क्यू चार्ज दे दिया, प्लस Q और माइनस क्यू चार्ज दे दिया, तो प्लस और माइनस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बाहर वाले सरफेस पे 0 0, इधर 0 0, और अंदर वाले सरफेस पे पूरा प्लस Q और पूरा माइनस Q। दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज प्लस Q एंड दिस इज माइनस Q। ठीक है, चलिए इनके बीच में डिस्टेंस D है, तो अगर इनके बीच में डिस्टेंस D है तो इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाता है, इसका कैपेसिटेंस आ जाता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। E नॉट तो फील्ड है इनके बीच में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। Q बाई V से कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं तो आ जाता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, जहां पर जो A है वो क्या होता है, A इसका सरफेस एरिया है, A इस प्लेट का सरफेस एरिया है, D उनके बीच की डिस्टेंस है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्योंकि इसके बीच में वैक्यूम है। तीन चीजों पे डिपेंड करी, देखो शेप एंड साइज। ये देखो ये पैरेलल प्लेट के लिए फॉर्मूला आ रहा है तो इनकी शेप पे डिपेंड कर रहा है, साइज ये A पे डिपेंड हो रहा है, एरिया आ रहा है देखो। दूसरी चीज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस भी डिपेंडेंट है, देखो D आ रहा है। और तीसरी चीज मीडियम, अभी यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ पर वैक्यूम है, इसलिए परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम आई है। कोई दूसरा मीडियम आएगा तो उसकी परमिटिविटी आएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल का फॉर्मूला याद रखना, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, वेरी इंपॉर्टेंट, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब देखो दो स्फेयर्स ले लिए, एक अंदर और एक उसके बाहर, थिन शेल्स हैं ये, एक को प्लस Q दे देंगे, एक को माइनस Q दे देंगे, तो जो कैपेसिटेंस आ जाएगा इस सेटअप का वो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। देखो अब स्फेरिकल के लिए अलग फॉर्मूला आया, स्फेरिकल के लिए अलग फॉर्मूला आया है एकदम। ठीक है ना, तो शेप पे डिपेंड कर रहा है, A B आ रहा है पिक्चर में तो साइज पे डिपेंड कर रहा है, B माइनस A जो डिस्टेंस है, देखो ये B माइनस A दोनों के बीच में डिस्टेंस उस पर डिपेंड कर रहा है ये। ठीक है, एंड मीडियम एप्सिलॉन नॉट तो आ ही रहा है, इनके बीच में वैक्यूम भरा हुआ है, वैक्यूम है मतलब तो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ठीक है, तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। तरीका डिराइव करने का वही रहता है, Q दे दो प्लस Q और इधर दे दो माइनस Q, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लो, तो और Q बाई V से कैपेसिटेंस आ जाएगा। चलिए अगर हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखें, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दो सिलेंडर रखे हुए हैं, इनर रेडियस है A, आउटर रेडियस है B, इसका कैपेसिटेंस आता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L,
इसकी लेंथ है, मान लो ये लेंथ है l, तो 2 पाई एप्सिलॉन l अपॉन ln b बाय a, ln b बाय a है, ठीक है ना, ln लॉग वाला ln है ये, डिवाइड बाय सॉरी ln b बाय a। समझ गए, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। चलिए इसमें ध्यान रखना ln आता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में डिनोमिनेटर में b बाई a, ठीक है। चलिए भाई अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड साइन कन्वेंशन भी रिवाइज कर लेते हैं जरा। इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C कैपेसिटेंस है, Q चार्ज दिया, एक प्लेट पे प्लस एक प्लेट पे माइनस, इसका मतलब ये हुआ, मान लो इस पे प्लस Q इस पे माइनस Q। अब जरा चलना सीखते हैं, इसमें चलना रिवाइज कर लेते हैं। A से B चल के जा रहे हैं, A से B चल के जा रहे हैं, तो पोटेंशियल VA प्लस से माइनस जा रहे हैं, पोटेंशियल में ड्रॉप आया, माइनस कितने का ड्रॉप आया, Q बाय C, Q बाय C इक्वल टू V होता है। क्रॉस कर गए, कहाँ पहुंच गए, इक्वल टू VB पे पहुंच गए। इसी कैपेसिटर को अगर यहां से यहां ट्रेवल करके जाते तो कैसे आता, स्टार्टिंग पॉइंट VB, चले 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 पॉजिटिव चार्ज की प्लेट से छोड़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट से छोड़ रहे हैं, तो जिस साइन की प्लेट से छोड़ते हैं वो साइन आता है, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ चुका है, कितने अमाउंट से, Q बाय C से। कहाँ पहुंच गए, A पे पहुंच गए। देखो दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस चलने का डायरेक्शन अलग अलग है। इक्वेशन तो सेम ही आएगी ना यार, VA ज्यादा है VB कम है, तो इसमें भी सेम ही चीज होगी, ठीक है। हमारे चलने से फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए एक्चुअल चीज पर, ठीक है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया, रिवाइज हो गया सर। जिधर से चलते हुए जिस प्लेट से छोड़ते हैं उसका साइन आ जाता है माइनस Q बाय C, इधर से छोड़ रहे हैं तो प्लस Q बाय C आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जैसे देखो जो कैपेसिटर है ये t इक्वल टू 0 पर ऐसा था, मान लो रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है। अब t इक्वल टू 0 पे अपन ने स्विच क्लोज कर दिया तो कुछ चार्जेस फ्लो होंगे, जिसको अपन डिटेल में रिवाइज करेंगे जब हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, तब डिटेल में रिवाइज करेंगे। अभी मोटा मोटा समझ लेते हैं कि जब इसको स्विच को बंद करते हैं तो चार्जेस फ्लो होते हैं, स्टेडी स्टेट आती है, स्टेडी स्टेट में चार्जेस आ जाते हैं, इस पे मान लो आ गया प्लस Q और इस पे आ गया माइनस Q, ऐसे कुछ चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर ये 3 कैपेसिटर ले लें हम, अब समझना बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। देखो ये 3 कैपेसिटर, C1 कैपेसिटेंस का, C2 कैपेसिटेंस का और C3 कैपेसिटेंस का। अब इस स्विच को क्लोज कर देंगे, इनिशियली सारे अनचार्ज्ड हैं, तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे ना, स्विच को क्लोज करा तो इधर से चार्ज भाग के जाएगा, मानो इसके ऊपर आ गया प्लस Q चार्ज आ गया इसके ऊपर में, तो सामने वाली प्लेट पर माइनस चार्ज आता है, माइनस Q आ गया। अब देखो इस पे माइनस Q आया है, सिर्फ ये दोनों ही, ये अब ये दोनों प्लेट देखो, ये दोनों प्लेट देखो, ये एक ऐसी दुनिया है, अगर इसको हम दुनिया बोलें कि एक दुनिया जो है ये ऐसी दुनिया है जिसका बाकी सबने साथ छोड़ रखा है, इधर से इधर कोई चार्ज नहीं जा सकता, कूद के तो नहीं जा सकता है ऐसे, इधर से इधर भी कोई आ जा नहीं सकता, तो इनको आपस में ही लेन देन करनी पड़ेगी। इनिशियली 0 था तो अभी भी 0 ही रहेगा। ये दुनिया जो है, जिस तरह से हमने कंसेप्ट पढ़ा था, इसको हम कहते हैं बहिष्कारित दुनिया, बहिष्कारित दुनिया है ये। इस दुनिया को बाकी लोगों ने, बाकी समाज ने इसका बहिष्कार करके रख रखा है, ना हम तुमसे कुछ लेंगे ना हम तुमको कुछ देंगे, आपस में करो जो करना है। तो देखो ये यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है इस दुनिया का आपस में, कि इस आपस में तो है, बगल वाली दुनिया से कुछ नहीं है, तो ये एक बहिष्कारित दुनिया है। यहाँ माइनस Q आ चुका है तो यहाँ पर प्लस Q आना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली तो 0 था। ये प्लस Q ये माइनस Q आपस में देखो 0 ही है अभी भी ये। अच्छा इसके ऊपर प्लस Q, सामने वाली प्लेट के ऊपर तो एकदम अपोजिट आता है, तो इसके ऊपर माइनस Q हो गया। फिर ये दुनिया भी एक बहिष्कारी दुनिया है, ये दुनिया भी एक बहिष्कारी दुनिया है, माइनस Q आया, 0 था इस दुनिया के पास, अभी भी 0 का 0 रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर प्लस Q तो इसके ऊपर माइनस Q, बैटरी ने इधर से प्लस Q भेजा, इधर से Q वापस ले लिया, तभी इस पे माइनस Q आ गया। तो देखो बैटरी का भी काम खत्म हो गया, पूरा लूप ढंग से कंप्लीट हो गया। इस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, समझ गए। बहिष्कारी दुनिया बनाते रखो उसमें, क्लियर होगी बात। देखो हम इस तरह से समझते हैं फिजिक्स को, इस तरह से समझने में क्या पूरी फील आ जाती है आपको, क्या दिखने लग गई, अभी बहिष्कारी दुनिया दिखने लग गई, फिजिक्स दिखने लग जाती है ना जिस दिन से, मजा आ जाता है। और हम एक एक स्टेप वो फिजिक्स से मोहब्बत की तरफ लेते जा रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया सर। इनफैक्ट पता है आप ये दुनिया भी देखोगे ना, अगर आप ये वाली दुनिया भी देखोगे, ये वाली एक दुनिया भी देखोगे ना,
तो इस वाली दुनिया में माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, देखो सबका सम 0 आ रहा है। ये भी इटसेल्फ में बहिष्कारी दुनिया है, ये भी बाकी दुनिया जो बची उससे ना ले सकती ना दे सकती है, तो इसने भी आपस में करके 0 का 0 ही रखा। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया बात। चलिए अब अपन इसमें सेम चीज लगाते हैं। देखो ये C1 का कैपेसिटर, ये C2 का कैपेसिटर है, C3 का कैपेसिटर और ये V वोल्ट की बैटरी। अब देखो जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे ना तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। मानो इस पे चार्ज गया, यहाँ पर प्लस Q1 का चार्ज गया, तो यार इस प्लेट के ऊपर प्लस Q1 का चार्ज आ गया, तो इस पे बताओ कितना आएगा, माइनस Q1। ये तो नियम ही हो गया, प्लस Q1 और ये माइनस Q1। ठीक है ना, इनिशियली अनचार्ज था सब कुछ है। अब इसलिए माइनस Q1, अब यार इधर कुछ डिस्ट्रीब्यूट होएगा, इधर कुछ आएगा, ये माइनस Q1 है। देखो ये माइनस Q1 है, हम मान लेते हैं इस पे आया प्लस Q3, तो इस पे आया माइनस Q3, इस पे आया प्लस Q2, इस पे आया माइनस Q2। भाई आमने सामने वाली प्लेट पे इधर प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। अब देखो इसमें कोई सी बहिष्कारित दुनिया दिख रही है क्या आपको? भाई ये जो दुनिया है, ये दुनिया जो है बहिष्कारित दुनिया है। बैटरी से पास मत कराना, ये दुनिया बैटरी के बीच में से नहीं, कैपेसिटर्स के बीच में से होती है। ये दुनिया देखो बाकी दुनिया से डिस्कनेक्टेड है, तो इनको आपस में लेन देन करना पड़ेगा। इनिशियल चार्ज इस दुनिया के पास में 0 था, फाइनल भी 0 ही रहेगा। तो देखो कितना चार्ज है, माइनस Q1, इसके ऊपर कितना है प्लस Q3, इसके ऊपर कितना है प्लस Q2 इक्वल टू 0। बहिष्कारित दुनिया का उसूल है, जितना पहले उतना बाद में। माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दिस इज इक्वल टू 0। तो बस आपका देखो एक वेरिएबल कम हो गया। चेक करने का तरीका, बैटरी ने कितना भेजा था प्लस Q1, इधर माइनस Q3 माइनस Q2, तो इसने इसको कितना इधर लौटा दिया, मतलब भेज दिया इधर, तभी इधर माइनस माइनस आया। Q2 प्लस Q3 इतना आ गया। चेक करो Q2 प्लस Q3 जो है Q1 के बराबर है क्या? Q2 प्लस Q3 Q1 के बराबर है। तो बैटरी ने कोई एडिशनल चार्ज खुद की तरफ से नहीं दिया, ना ही कोई चार्ज खाया, जितना था उतना को उतना पास कर दिया। मतलब ये हमने जो यहाँ दुनिया बनाई है ये बिल्कुल सही बनाई है, डिस्ट्रीब्यूशन सही करा है। समझे? बहिष्कारित दुनिया का कंसेप्ट समझ में आया ना सबको? चलिए अब हम रिवाइज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना, देखो कैपेसिटर आर इन सीरीज व्हेन चार्ज ऑन देम इज सेम। तो देखो यार ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में हैं क्योंकि इन पे जो है ना चार्ज सेम आने वाला है। इनिशियली अनचार्ज थे, चार्ज इन पे सेम आने वाला है। एक हमने देख भी चुके, अभी रिवाइज भी करा कि इसके ऊपर प्लस क्यू आएगा, इसके ऊपर माइनस क्यू, तो इसके ऊपर भी प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। बहिष्कारी दुनिया के कॉन्सेप्ट से भी देख लिया था ये हमने। अब देखो इसमें रेजिस्टर में हमने रेजिस्टेंस भी सीरीज में पढ़े थे हमने। वो सीरीज में कब कहलाते थे? जब उनमें करंट सेम जाता था। उसी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे देखो कैपेसिटर सीरीज में कब कहलाते हैं? जब उसके उनके चार्ज सेम आ रहा है। मतलब देखो ये क्यू चार्ज यहाँ से जब फ्लो होके गया ना तो ये यहाँ आया, फिर यहाँ से भी क्यू चार्ज फ्लो करके गया, फिर यहाँ से भी क्यू चार्ज फ्लो करके गया, फिर यहाँ से भी क्यू चार्ज फ्लो करके गया। देखो सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, बेसिकली सेम चार्ज फ्लो हुआ है, तो इन पे सेम चार्ज आया है, तो ये कैपेसिटर सीरीज में कहलाते हैं। अब देखो इसका इक्विवेलेंट बनाया, अगर इन तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट बनाया है तो इसके ऊपर ही मतलब प्लस क्यू और इसके ऊपर माइनस क्यू आना चाहिए सेम बैटरी लगाने पर। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाता है? ये आ जाता है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस सो ऑन। ठीक है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस सो ऑन। ठीक है, अब देखो भाई ये फॉर्मूला जो रेजिस्टर्स का पैरेलल में आया था वो यहाँ पर फॉर्मूला कैपेसिटर के सीरीज में आ रहा है, ये ध्यान रखना है। कैपेसिटर में रेजिस्टेंस का उल्टे फॉर्मूले होते हैं। तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, अब जो इनके अक्रॉस देखो चार्ज तो सेम है, अब इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, देखो भाई जो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मानो इसके अक्रॉस V1 हुआ है, इसके अक्रॉस V2 हुआ है, इसके अक्रॉस V3 हुआ है, तो देखो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू Q/C होता है। तो V इक्वल टू Q/C है, तो जो V1 और V2 होंगे वो C2/C1 के रेशो में होगा क्योंकि Q तो सेम है। तो भाई जो V1/V2 होगा वो C2/C1 होगा, इनवर्स रेशो में होगा। देखो ये इनवर्स रेशो में, क्योंकि देखो इसको ध्यान रखने का तरीका, यार ये फॉर्मूला भी तो इनवर्स वाला ही आ रहा है, 1/c
C इक्विवेलेंट का इनवर्स इज इक्वल टू C1 का इनवर्स प्लस C2 का इनवर्स प्लस C3 का इनवर्स। इसी तरह से V1 बाई V2 इक्वल टू C2 बाय C1 इनवर्स रेशो में आ रहा है ये, समझ गए, इनवर्स रेशो में आ रहा है ये, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया। तो V1 बाई V2 बाई V3, तो जो अगर हम इसको ऐसे लिखे ना V1 बाई V2 बाई V3 को अगर इनका रेशो लें V1 इज टू V2 इज टू V3, तो ये आ जाता है 1 बाय C1 इज टू 1 बाय C2 इज टू 1 बाय C3, ऐसे आया। समझ गए, समझ गए सर। चलिए अब जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन तो आप बता ही सकते हैं, बताएं कब होएगा पैरेलल में वो, जब 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 कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, ठीक है। तो देखो ये C1 C2 ये बैटरी से कनेक्टेड है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, एकदम सेम आ रहा है, ठीक है। C इक्विवेलेंट आ गया ये, इन दोनों का इक्विवेलेंट। अब देखो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। चार्ज मान लो इसमें आया प्लस Q1, इसमें आया माइनस Q1, इधर आया प्लस Q2, इधर आया माइनस Q2। चार्जेस डिफरेंट भी आ सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों के अक्रॉस सेम होगा। तो इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन। इसमें कैपेसिटेंस जो है वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। देखो पूरे सेटअप की कैपेसिटी बढ़ गई ना, फील लेना है ना अगर आपको कि इसमें कैपेसिटेंस से ऐड क्यों हो गया। देखो ये लगा, अगर इकलौता ये ऊपर वाला ही होता, मान लो इकलौता ये ऊपर वाला ही होता, C1 ही होता, तो सिर्फ Q1 चार्ज स्टोर कर पाते हम। अब C2 भी पैरेलल में लगा दिया, तो देखो अब इसकी कैपेसिटी पूरे सेटअप की बढ़ गई है, इसलिए फील आई थोड़ी सी कैपेसिटी, इसलिए इसमें ऐड हो रही है, ठीक है। अब सर देखो Q इक्वल टू C भी होता है, तो इसमें जो Q1 इज टू Q2 होगा, Q1 बाय Q2 होगा वो C1 बाय C2 होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि देखो इसमें इनवर्स नहीं आ रहा है, इसमें भी सीधे सीधे ऐड हो रहा है। तो Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। पैरेलल कॉम्बिनेशन रिवाइज हुआ सर, बिल्कुल हुआ, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें सारे कंसेप्ट अपने कवर हो गए, ये लगभग जो भी अपन ने पढ़े, ये क्वेश्चन कर लेंगे तो रिवाइज भी हो गया क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी। देखो C इक्विवेलेंट निकालना है इस पूरे सेटअप का, Q ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, एंड डेल्टा V अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये 8 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड है, ठीक है। ट्राई करेंगे, चलिए इसको करके देखते हैं भाई। ये 3, 2 और 3, तो पहले ये 2 और 3 तो किसमें है, पैरेलल में है, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 2 प्लस 3 हो गया 5, तो ये तो हो गया भैया 5 माइक्रोफैरड ने लिख रहे हैं, ये 3 और ये मिला के हो गया 5। अब ये 3 और 5 किस में आ गए, सीरीज में आ गए, तो 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, जब 2 होते हैं तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सीरीज वाले का 2 होते हैं जब, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 8 बाय 15, तो रिवर्स करना नहीं भूलेंगे, C इक्विवेलेंट आ गया 15 बाय 8 माइक्रोफैरड, तो 15 बाय 8 आ गया C इक्विवेलेंट। मतलब ये 8 वोल्ट की बैटरी के साथ में इफेक्टिवली हम देखें तो ये 8 वोल्ट की बैटरी के साथ में एक कैपेसिटर लग रहा है 15 बाय 8 का, एक कैपेसिटर लग रहा है 15 बाय 8 का लग रहा है, ठीक है ना। तो भाई चार्ज कितना आएगा, Q इक्वल टू CV, C की वैल्यू है 15 बाय 8 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम आ गया, 15 माइक्रोकूलम। मतलब इस कैपेसिटर से इधर 15 माइक्रोकूलम का चार्ज निकला है, तो इधर आ जाएगा प्लस 15, इधर आ जाएगा माइनस 15। अब इधर ट्रेवल करेगा 15, इन दोनों प्लेट्स पे मिला के 15 का चार्ज आना चाहिए, इस वाले पे और इस वाले पे मिला के 15 का चार्ज आना चाहिए। 15 किस रेशो में डिवाइड हो जाएगा, जिस रेशो में कैपेसिटर हैं उस रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो 15 को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 15 को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो +6 -6, और ये आ जाएगा +9 -9। देखो 2:3 में आ गया, 6 और 9 2:3 का रेशियो आ गया। तो बस देखो चार्जेस आ गए, C इक्विवेलेंट आ गया, डेल्टा V निकालना है। डेल्टा V कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 15 माइक्रो कूलम का चार्ज है, 3 माइक्रोफैरड है, तो V इज इक्वल टू Q बाय C।
दैट इज इक्वल टू 15/3। कितना आ गया 15/3? कितना आ गया 15/3? आ गया 5 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इसके अक्रॉस। और इनके अक्रॉस जो आएगा 6/2 3 वोल्ट, एंड इसके अक्रॉस भी जो आएगा वो आएगा 3 वोल्ट आएगा। ये तो पैरेलल में है, क्योंकि चेक कर लो 5 + 3 8, 5 + 3 8। ठीक है, बस क्वेश्चन भी रिवाइज कर लिया हमने पूरा, समझ गए। तो भाई सबसे पहले सर्किट एनालिसिस में एक बेसिक स्टेप रिवाइज कर लेते हैं, फंडामेंटल रिवाइज कर लेते हैं। ये 2 पॉइंट है ए बी, इसके बीच में बैटरी लगी है ई और एक कैपेसिटर लगा है सी कैपेसिटेंस का। मान लो यहाँ पर चार्ज है +Q, इधर चार्ज है -Q, मतलब इस कैपेसिटर पे चार्ज है Q, प्लस एंड माइनस पोलैरिटी भी गिवन है। अब चलते हैं इसमें ए से बी की तरफ चलते हैं। तो चलिए VA, ए पर पोटेंशियल लिखा, ई को क्रॉस करके आ रहे हैं, हायर पोटेंशियल पे छोड़ रहे हैं सर्किट को, हायर पोटेंशियल से एग्जिट ले रहे हैं तो प्लस आएगा। चले 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 नेगेटिव की तरफ एग्जिट ले रहे हैं तो -Q/C, इतना पोटेंशियल आ गया, कहाँ पहुंच गए इक्वल टू VB। ऐसे चलते हैं अपन, ठीक है सर, चलना रिवाइज हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब देखते हैं मेश एनालिसिस कैसे करते हैं किसी भी सर्किट में, चार्ज पोटेंशियल ड्रॉप ये सब निकालने के लिए मेश एनालिसिस कैसे करते हैं। तो यार ये एक सर्किट हमको गिवन है, 3 कैपेसिटर्स हैं, 2 बैटरी है। तो क्या स्टेप्स होती है मेश एनालिसिस करने की? मान लो सबकी वैल्यूज गिवन है इसमें, हमको इन कैपेसिटर्स पे चार्ज निकालना है। तो पहली स्टेप, अज्यूम चार्ज यूजिंग जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ अज्यूम करते हुए चार्ज मान लो। जैसे कि भाई कैसे सर, कैसे माने हो? बहिष्कारी दुनिया जैसा केस लेते हुए, सीधे बहिष्कारी दुनिया वाली केस लेते हुए मान लें। जैसे ये मान लिया हमने यहाँ पर +Q1 है ना, या चलो इधर अंदाजे से ले लेते हैं, इधर प्लस है तो यार इधर +Q1 ले लिया, इधर -Q1 ले लिया, इधर है तो इधर +Q2 ले लिया, इधर -Q2 ले लिया। अब यार इस वाली प्लेट पर जो है ना, इस वाली प्लेट पर हम +Q3 -Q3 मान सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बहिष्कारी दुनिया बना लेंगे। ये एक बहिष्कारी दुनिया है जो कैपेसिटर्स के बीच में से जा रही है। इधर -Q1, इधर -Q2, जीरो लाने के लिए कितना चाहिए? Q1 + Q2। तो इस प्लेट पे +Q1 + Q2 चार्ज आ जाएगा और नीचे वाली प्लेट पे -Q1 -Q2 चार्ज आ जाएगा। एक वेरिएबल बच गया। अब लाइफ में 2 वेरिएबल चल रहे हैं, लाइफ में तो बहुत सारे चल रहे हैं, पर इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल चल रहे हैं, ठीक है ना। अब घूम जाओ यार, जैसे एनालिसिस करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम जाओ, पोटेंशियल 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 पोटेंशियल, वापस यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ पर फिर घूम जाओ, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी। Q1 की वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। Q1 की वैल्यू नेगेटिव आई तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। जैसे यार करंट इलेक्ट्रिसिटी मेश एनालिसिस किया था ना, बिल्कुल वैसे सिमिलर टाइप से ही है, ठीक है ना। चलो फिर अप्लाई KVL, सेकंड स्टेप अप्लाई KVL, ठीक है। नोडल एनालिसिस कैसे करते हैं सर? नोडल एनालिसिस वही सर्किट है, मानो स्टेप नंबर 1, अज्यूम पोटेंशियल इन अ सर्किट। इस सर्किट में पोटेंशियल अज्यूम कर लो। जैसे यार यहाँ 0 पोटेंशियल मान ली तो ये यहाँ पर हो जाएगी E1 पोटेंशियल, यहाँ पर हो जाएगी E2 पोटेंशियल। बैटरी के इधर गए, इधर गए, तो यार यहाँ भी E1 पोटेंशियल और इधर E2 पोटेंशियल। यहाँ नहीं पता तो यहाँ X पोटेंशियल मान लो, ठीक है। पोटेंशियल मान ली, सब जगह पोटेंशियल पता हो गई, ठीक है। X वेरिएबल है। अप्लाई जंक्शन लॉ। अब जंक्शन लॉ लगा देते हैं। जंक्शन लॉ, बहिष्कारी दुनिया ढूंढ लो, ये बहिष्कारी दुनिया, इसमें जंक्शन लॉ लगा देंगे। भाई कैसे लगाएं जंक्शन लॉ? यहाँ पर +Q1 चार्ज मान लो, यहाँ पर मतलब अंदाजे के लिए मान लिया, अभी +Q3 ऐसे मान लिया। तो अब यहाँ पर कैसे लगाएं? X वेरिएबल है बेसिकली, Q1 Q2 Q3 को X के टर्म्स में लिखना है। तो यार X हमने E1 और E2 दोनों से ज्यादा मान ली। मानने में क्या जा रहा है, वो अपने आप साइन के साथ अपने आप सही चीज आ जाएगी, जो भी आना होगा। तो देखो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q1 की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, इनटू सॉरी चार्ज नहीं, Q1 ही तो चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस, Q = CV होता है ना, तो C1 इंटू X - E1। Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये पॉजिटिव टर्मिनल X ज्यादा लिया है तो C2 इंटू X - E2, और Q3 की वैल्यू हो जाएगी C3 इंटू X - E3। अब हमको पता है जंक्शन लॉ से Q1 + Q2 + Q3 = 0 है। देखो जंक्शन लॉ से, बहिष्कारी दुनिया है ना, बहिष्कारित दुनिया है ये, तो Q1 + Q2 + Q3 का सम 0 है। तो यार इसको, इसमें एक ही वेरिएबल है X, इसमें रख दो, ये सारी टर्म्स इसमें रख दो, गेट X।
फिर x को वापस इसमें डाल दो, इस एक्सप्रेशन में अपने आप Q1 Q2 Q3 आ जाएंगे, कुछ पॉजिटिव आएंगे कुछ नेगेटिव आएंगे डिपेंडिंग ऑन x की वैल्यू पर। अरे यार ये x माइनस E3 नहीं है, सॉरी ये x माइनस जीरो है, ये x माइनस जीरो है, ये जीरो, हाँ यहाँ तो जीरो है ना, क्योंकि ठीक है ना, समझ गए। एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखो एक अभी अपन, जरूरी नहीं x हमेशा हो ही सही, हमें हो सकता है कि वैल्यूज ऑलरेडी पता भी हो। तो यार देखो 6 वोल्ट की बैटरी, 8 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट की बैटरी, 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज फ्लोन थ्रू ईच बैटरी, ये निकालना है। सवाल भी देखो हम साथ के साथ में प्रैक्टिस करते जा रहे हैं ताकि आपका कंप्लीट एक रिवीजन होता जाए। यार ये रिवीजन लेक्चर आप पढ़ के चल जाओ, मतलब मोस्ट ऑफ दी जो मेजर फॉर्मूले ना आपके कवर हो जाएंगे, और वो भी कितनी तेज स्पीड से हो रहे हैं यार। आप इनको, अगर आप कमजोर हो इस टॉपिक में तो इनको 2 बार देख लो, 2 बार, ये तो 4 हो गया, 2 बार देख लो, स्ट्रेंथ आ जाएगी टॉपिक में, भूलोगी नहीं यार। ऑडियो विजुअल रिवीजन हो रहा है, आप सोच के देखो, आपको सब चीजें दिख रही है, विजुअलाइज हो रही है। पता है एग्जाम में ऐसे याद आती है यार, वो स्क्रीन पे ना वो चीज देखी थी, जैसे मूवी के सीन याद नहीं आ जाते यार, उस मूवी में ऐसा 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 हुआ था, ये पावर है इनकी, मजा आ जाएगा एकदम। चलो तो सॉल्व करें इसको, देखो नोडल एनालिसिस से सॉल्व करते हैं। जीरो पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल मान लिया, ये 2 वोल्ट की बैटरी, ठीक है साहब, तो 2 वोल्ट पोटेंशियल इधर हो गया। 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, यहाँ भी बैटरी लगी हुई है, कैपेसिटर नहीं है, वाह बढ़िया, तो ये हो गया 8 वोल्ट। वाह यार, यहाँ तो सारी जगह पोटेंशियल आ गया, एक्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ तो मानने की सब जगह पोटेंशियल आ गया, तो अब चार्ज सीधे निकल जाएगा। इधर देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस है 8 माइनस 6 2 वोल्ट का, ये हाइयर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ प्लस या माइनस, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 6 इंटू 2 माइक्रोफेरेड, ये इतना वोल्ट इंटू दिस, दैट इज इक्वल टू 2 टू 4 माइक्रो कूलम, तो यहाँ पर 4 माइक्रो कूलम का चार्ज आ गया। यहाँ देखें 8 माइनस 2 6, 6 4 जा 24, ये प्लस ये माइनस, तो 24 माइक्रो कूलम का यहाँ चार्ज आ गया। बोलो पहला पार्ट हो गया। अब हर बैटरी से चार्ज फ्लो निकालना है। अब देखो ये जो बैटरी है यार, इससे जो चार्ज फ्लो हुआ होगा, बेसिकली इससे जो चार्ज फ्लो हुआ होगा वो इसी प्लेट पे आया होगा। सोच के देखो, इस प्लेट पे कितना आया, -4 कूलम आया, तो 6 वोल्ट की बैटरी से कितना चार्ज गया क्रॉस होकर, -4 माइक्रो कूलम, ये माइक्रो में है, ये माइक्रो कूलम का चार्ज है यार। 6 वोल्ट की बैटरी से तो आएगा इस प्लेट पर, नहीं तो ये तो किसी और से कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। इस प्लेट पे देखो -24 माइक्रो कूलम आया, वो इस 2 वोल्ट की बैटरी से गया होगा, तो 2 वोल्ट के थ्रू गया -24 माइक्रो कूलम, इस वाले डायरेक्शन में यूं गया। अच्छा 8 वोल्ट की बैटरी से कितना गया, अब जो 8 वोल्ट की बैटरी से आया वो इधर भी गया इधर भी गया, तो इन दोनों का जो सम होगा, इसका और इसका जो सम होगा, 8 वोल्ट की बैटरी से जो होगा, 4 और 24 दोनों प्लस में है, तो +4 माइक्रो कूलम प्लस 24 माइक्रो कूलम, दैट इज इक्वल टू +28 माइक्रो कूलम। तो +28 माइक्रो कूलम का चार्ज 8 वोल्ट की बैटरी से ऐसे गया। समझ गए, कर लेंगे सॉल्व, क्वेश्चन भी हमने रिवाइज कर लिया, देखो ठीक है ना। चलो अब देखते हैं वर्क डन बाय बैटरी। यार बैटरी कितना वर्क डन करती है, बैटरी की पावर तो हम रिवाइज कर चुके हैं, V इंटू आई, अब वर्क डन भी देख लेते हैं। तो यार ये बैटरी है, मानो इसमें से करंट आई जा रहा है, ऐसे करंट आई जा रहा है, तो पावर क्या थी, V आई, वर्क डन क्या होता है, पावर इंटू टाइम, तो ये हो गया V इंटू आई इंटू टी, आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम कितना होता है, चार्ज, तो वर्क डन हो गया देखो Q इंटू वी, आई इंटू टी Q आ गया, तो Q इंटू वी, अगर किसी बैटरी V वोल्ट की बैटरी से Q चार्ज गया तो वो बैटरी Q इंटू वी वर्क करती है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, इनफैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, QV का वर्क डन करती है बैटरी। तो बैटरिया कितना वर्क करती है, Q इंटू वी का वर्क करती है, ठीक है। चलो अब जरा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं। मान लो 4 कूलम का इधर गया, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, देखो कैसे लिखने का तरीका होता है, 4 कूलम जिस डायरेक्शन में फ्लो करके गया ना, उस फ्लो में देखो पहले तो चार्ज लिख दो, क्या होता है Q इंटू वी, ये चार्ज कितना है, एज इट इज लिख दो 4 कूलम, ये चार्ज यूं जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, बढ़ते हुए वोल्टेज में जा रहा है। बेसिकली ये चार्ज कौन से टर्मिनल को छोड़ रहा है, कौन से टर्मिनल को छोड़ रहा है, प्लस टर्मिनल को छोड़ रहा है ये, तो यहाँ पर +10 वोल्ट आ जाएगी। तो इस बैटरिया ने जो वर्क किया वो +40 जूल किया। ये देखो 10 वोल्ट की बैटरी, 4 कूलम इधर गया मान लो, अब तो वर्क डन बाई बैटरी कितना, 4 कूलम, और ये नेगेटिव टर्मिनल से छोड़ रहा है चार्ज, ये पोटेंशियल ड्रॉप के अक्रॉस छोड़ रहा है,
तो -10 वोल्ट, तो ये आ जाएगा -40 जूल्स। नेगेटिव वर्क किया बैटरी ने, मतलब इसने एनर्जी दी नहीं, इसने खुद एनर्जी कंज्यूम कर ली, ठीक है ना। इधर देखो -4 कूलम का गया, तो कैसे लिखेंगे, -4 × 10, क्योंकि -4 का -4 और प्लस से छोड़ते हुए जा रहा है चार्ज, लीव कहाँ से कर रहा है चार्ज, प्लस से कर रहा है, तो +10, तो ये आ जाएगा -40 जूल्स। इसका आप बताओ, अब ये -4 कूलम इधर गया, इसका आप बताओ कितना वर्क डन किया है बैटरी ने इस केस में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। -4 एज इट इज चार्ज लिख दो, नेगेटिव से छोड़ रहा है चार्ज, नेगेटिव से निकल रहा है, -10, तो ये हो जाएगा +40 जूल्स, ठीक है। रिवाइज्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत काम आता है कैपेसिटर चैप्टर में ये, ठीक है ना। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब देखते हैं कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। देखो ये +Q, ये -Q, हमें पता है चार्ज यहाँ पर आ जाता है ना, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है इसके। अब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ एनर्जी तो होगी ही सही, सॉल्व कर लेते हैं तो एनर्जी आ जाती है Q²/2C, Q²/2C, जिसको हम ½ CV² भी लिख सकते हैं और जिसको हम ½ Q × V भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये तीनों फॉर्मूले होल्ड करते हैं, जो गिवन हो वैसे निकाल लो। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स, Q उसके ऊपर चार्ज हो गया, तो किसी इंस्टेंट पे Q चार्ज है तो उस इंस्टेंट पे जो एनर्जी इसमें स्टोर है वो Q²/2C होगी, ठीक है। चलो रिवाइज्ड, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है यार, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये प्लेट इस पे कितनी फोर्स लगा रही है, तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया। इस प्लेट की कितनी फील्ड है, इस प्लेट के चक्कर में कितनी फील्ड है, इनटू इसके ऊपर कितना चार्ज है, उससे फोर्स आ जाएगी यार। F = E × Q होता है ना, तो बस इसके चक्कर में जो फील्ड है, सिर्फ इसके चक्कर में, नेट नहीं, प्लस प्लस के चक्कर में जो फील्ड है, नेट मत लिखना, इनटू दैट -Q चार्ज। तो फोर्स = E/+Q × -Q। प्लस Q के चक्कर में फील्ड कितनी है, σ/ε0, वो तो नेट फील्ड होती है। इस एक अकेली शीट के चक्कर में, इस एक अकेली शीट के चक्कर में σ/2ε0, तो Q/एरिया हो गया σ/2ε0 इंटू ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसलिए इस -Q को Q लिख दिया। यार डायरेक्शन हमको पता है, इस वाली डायरेक्शन में खींचेगी इसको, लेकिन इसलिए मैग्नीट्यूड लिख दिया, तो कितनी आ गई Q²/2 एरिया ε0। इतनी फोर्स से Q²/2 से ये दोनों प्लेटें एक दूसरे को खींच रही हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रही हैं, इतनी फोर्स से प्लेट्स ये दोनों, समझ गए। तो घबराना मत कैपेसिटर में, अपन कर रहे हैं ना रिवाइज, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। और आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ आ रही हो, साहब हमें हमारी क्लास में समझ में नहीं आया या कुछ भी हुआ हो, तो आप ईसरल ऐप डाउनलोड करें, उसमें कैपेसिटर का पूरा लेक्चर, आप पूरे लेक्चर बाय लेक्चर आप देख लें, बहुत प्यारे तरीके से कैपेसिटर समझाया हुआ है। यार आप पूरा IIT जेईई हो, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, आप ईसरल ऐप से पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं, और वो भी पता है एकदम अफोर्डेबल प्राइस में कर सकते हैं आप। यार ये सिस्टम ईसरल बनाया है इसलिए गए, ताकि देश के हर कोने कोने में अफोर्डेबल प्राइस में एजुकेशन कैसे फैलाई जाए, ठीक है। पढ़ लेना, Q²/2ε0 2a ε0 से खींच रहे हैं एक दूसरे को ये। चलो अब देखते हैं हीट जनरेटेड इन सर्किट। किसी सर्किट में हीट कितनी जनरेट होती है, तो देखो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला होता है सारी बैटरी का वर्क डन माइनस ΔE। देखो σWB इज वर्क डन बाय ऑल बैटरीज, बैटरीज ने कितना काम किया, माइनस ΔE होती है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ ऑल कैपेसिटर्स, और कैपेसिटर्स ने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी। यार लॉजिकल फॉर्मूला है, मान लो बैटरी ने पॉजिटिव वर्क किया, मतलब बैटरी ने एनर्जी सप्लाई करी, मान लो इसकी वैल्यू आ रही है सारी बैटरीज ने मिलाकर 90 जूल का वर्क किया, सब ने मिलाकर, प्लस माइनस सबने मिला मिलू के 90 जूल का वर्क किया। कैपेसिटर ने अपने पास में, अपनी जेब में जो है, कैपेसिटर ने अपनी जेब में एक्स्ट्रा 45 जूल की एनर्जी भर ली, मतलब कैपेसिटर्स की एनर्जी 45 जूल बढ़ गई। तो यार बैटरी ने 90 दी, कैपेसिटर्स के बाद में 45 जूल आ गई, बची हुई 90 - 45 विच इज 45 कहाँ गई,
हीट में लॉस हो गई। ठीक है, तो सारी बैटरीज का वर्क माइनस सारे कैपेसिटर्स में जो एनर्जी का चेंज आया है, ये डिफरेंस जो है वो हीट लॉस होता है। सवाल कर लेते हैं। चलो अपन फाइंड एनर्जी लॉस ऑन क्लोजिंग द स्विच। देखो ये इनिशियली अनचार्ज है, 2 फैरेड का लिया है, बड़ा कैपेसिटर लिया है, बड़ी कैपेसिटर लिया है, आपको समझाने के लिए लिया है ये सिंपली अभी, है ना। जब स्विच क्लोज कर देंगे तो देखो चार्ज फ्लो होना चालू होगा। कितना चार्ज पहले 0 था, कितना Q इज इक्वल टू सी वी, सी कितना है 2, V कितना है 10, दैट इज 20 कूलम का चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा, 20 कूलम का, इससे गया 20 कूलम का चार्ज फ्लो हो गया। तो यार बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई करी, चार्ज 20 इंटू प्लस 10, प्लस से निकल रहा है, दैट इज इक्वल टू 200 जूल। मतलब बैटरी ने 200 जूल की एनर्जी सप्लाई करी। इस कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी इसकी कितनी थी, 0 चार्ज था। फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, Q स्क्वायर बाई 2C, 20 स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, 400 बाई 4, दैट इज 100 जूल। तो यार बैटरी ने तो जो है भैया 200 जूल की एनर्जी सप्लाई करी, लेकिन कैपेसिटर ने अपनी जेब में 100 जूल ही भरी। तो जो डिफरेंस आ गया, वर्क डन बाय ऑल बैटरीज माइनस डेल्टा ई, वो आ गया 200 माइनस 100, लॉजिकल है सब कुछ, इक्वल टू 100 जूल। तो देखो आधी एनर्जी जो बैटरी ने दी वो कैपेसिटर ने अपनी जेब में रखी और आधी लॉस में चली गई, लॉस हो गया, लॉस, समझ गए, 100 जूल का हीट लॉस हो गया बस। ठीक है, चलो और आगे रिवाइज करते हैं। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग केस रिवाइज करते हैं। जिन प्लेट्स पे अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो तो क्या करेंगे, तो क्या ये फिर भी एक कैपेसिटर की जैसे कुछ ऐड कर रहा है क्या। देखो कभी ऐसा केस फंस जाए ना, 5 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम आ रहा है, तो यार देखो ये इलेक्ट्रोस्टैट में हमने रिवाइज भी करा था, पढ़ा भी था, बाहर वाले सरफेसेस पे कितना चार्ज आता है, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, तो 5 प्लस 3 भाई 5 प्लस 3 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो बाहर आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम, इधर भी आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम, इधर कितना आया, कितना बचा 1 माइक्रोकूलम, 3 और 4 इधर कितना है कि कॉम्बाइन करके 3 हो जाए -1 माइक्रोकूलम। तो देखो जो फेसिंग प्लेट्स है ना, जो फेसिंग प्लेट्स हैं उन पे तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही आ रहा है। जो फेसिंग प्लेट्स है ना, जो आमने सामने हैं, उन पे तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही आ रहा है। ये जो कैपेसिटेंस बना रहे हैं ना, ये पता है ये 1 माइक्रोकूलम का कैपेसिटेंस बना रहे हैं इवेंचुअली, ये 1 माइक्रोकूलम का कैपेसिटेंस है। तो इसके ऊपर जब हम चार्ज लिखेंगे ना, एनर्जी लिखेंगे, चार्ज लिखेंगे, तो उसमें जो चार्ज आएगा वो 1 माइक्रोकूलम का आएगा। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे यहां से यहां तक, वो Q इक्वल टू CV में Q बाय C करेंगे, C की वैल्यू तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D होगी, और जो Q आएगा वो 1 माइक्रोकूलम का आएगा। ठीक है, ऐसे देखना चाहिए इसको, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया भाई, अगर इन कैपेसिटर को कनेक्ट भी कर देना अपन, यूं कनेक्ट कर दें, तो ये 1 माइक्रोकूलम का इधर से फ्लो करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये 4 और 4 तो अभी भी यहीं के यहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है कुछ ऐसे सवाल भी हमारे सामने आ जाते हैं, ये कई बार देखे गए इसलिए इसको हम स्पेसिफिकली रिवाइज कर रहे हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P1 एंड P4, 1 और 4 के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये 4 प्लेट्स दे रखी हैं, ठीक है ना। ऑल प्लेट्स हैव सेम एरिया A एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D, सारी प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है D। अब देखो इसको कैसे करा जाता है, हमें 1 और 4 के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। मतलब यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दी हमने, यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दी। अब इसका क्या इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। देखो एक के बीच में जो C होगा वो होगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D होगा। भाई ये C ये C ये C, क्योंकि सब A सेम है और सब D सेम है। लेकिन अब कौन सी प्लेट के सामने कौन सी प्लेट इफेक्टिवली है वो कैसे देखते हैं। देखो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं इसका अपन। बाहर वाली जो प्लेट्स है वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करती हैं, क्यों, क्योंकि उसका तो जोड़ीदार है ही नहीं। तो ये प्लेट गई और ये वाली ये वाला सरफेस गया और ये वाला सरफेस गया। अब अंदर वाले जो सरफेसेस बचे उनको आप नंबर करना स्टार्ट कर दो। तो ये फर्स्ट सरफेस ये वाला, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ठीक है ना। तो अब देखो, अब एक एक प्लेट बनाना अपन स्टार्ट, एक एक कैपेसिटर बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर की जो प्लेट है वो बनाई हमने, ये फर्स्ट नंबर की प्लेट बनाई है अपन ने, ठीक है ना। इसके सामने है सेकंड नंबर की प्लेट, सेकंड नंबर की प्लेट बना दी, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट प्लेट जो कनेक्टेड है V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये है ना।
मतलब इसका पोटेंशियल है V, तो भैया हमने इसका पोटेंशियल जो बना दिया, इसका पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया V से, ठीक है ना, ये V वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट हो गया। तो 1 का काम हो गया, 2 का काम हो गया, ठीक है ना। अब 2 और 3 सेम प्लेट के पार्ट है, 2 और 3 सेम प्लेट के पार्ट है, तो इनका पोटेंशियल सेम है। मतलब जैसा 2 है वैसी एक और प्लेट बना दो इधर सेम पोटेंशियल पे, थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर के सामने कौन सी प्लेट है, फोर्थ नंबर की, तो थर्ड के सामने तो फोर्थ ही आएगी, थर्ड के सामने फोर्थ प्लेट ही आएगी। अब 1 और 4 देखो ये P1 और P3 कनेक्टेड है, मतलब 4, 5 सरफेस का पोटेंशियल 1 के बराबर है। यार जब ये कनेक्टेड है तो पोटेंशियल तो सेम ही होगा ना, तो मतलब 4 और 1 का पोटेंशियल बराबर है, तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, ऐसे कनेक्ट कर दो, भले ये ऐसे कनेक्ट कर दो, ये ऐसे कनेक्ट कर दो, यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है। अब 4 और 5 का पोटेंशियल सेम है क्योंकि ये तो सेम ही प्लेट के पार्ट है, तो सिमिलरली यहाँ से एक लाइन बना लो, ये 5 के सामने है 6, 5 के सामने है 6। अभी 3 और 6 थर्ड प्लेट और 6 थर्ड सरफेस और 6 सरफेस कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है भाई, ठीक है। और जो 4 और ये जो 6 वाला है, दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ में इसको कनेक्ट कर दो, यहाँ से कनेक्ट कर दो या इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, कोई बात नहीं। तो देखो ये तीनों कैपेसिटर C और ये C जो है, ये तीनों पैरेलल में आ चुके हैं, ये तीनों कैपेसिटर जो है पैरेलल कैपेसिटर हो गए। तो जो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा पैरेलल में 3C हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D। समझ गए? देखो इस तरह से करते हैं, बनाते जाओ करते जाओ, बनाते जाओ करते। तो देखिए जो डाइलेक्ट्रिक होती है बेसिकली वो इंसुलेटर्स होते हैं, वो है ना। दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक हमने देखी थी, कौन कौन सी, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर वो होती है जैसे H2O पोलर डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल हो गया। पोलर वो होती है विच हैव डाइपोल्स इवन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिनमें डाइपोल्स ऑलरेडी खुद से मौजूद होते हैं, डाइपोल्स खुद से मौजूद ऑलरेडी होते हैं, बस वो रैंडम डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं वो, ठीक है ना, ये हमें पता है, इनमें डाइपोल्स ऑलरेडी होते हैं। और नॉन पोलर जैसे ग्रेफाइट, इसमें क्या होता है, डाइपोल्स नहीं होते हैं, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इसमें डाइपोल्स नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस सेम सेंटर ऑफ चार्ज इनका सेम ही रहता है बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तभी अलग अलग हो जाते हैं, तभी डाइपोल्स की तरह से बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये समझ लिया हमने नॉन पोलर और पोलर, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। अब देखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तब क्या होता है। तो देखो यार ये डाइलेक्ट्रिक है, इसमें देखो रैंडमली डाइपोल्स इधर उधर 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 अलाइंड है, ठीक है ना। अब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये डाइपोल्स को अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है, तो देखो डाइपोल्स को अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। तो क्या इफेक्ट आता है, ऐसा इफेक्ट आता है जैसे इधर चार्जेस आ गए और इधर चार्जेस आ गए, इधर चार्जेस आ गए, इधर चार्जेस आ गए। इन चार्जेस के चक्कर में अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है एक, देखो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए ये, ठीक है ना। तो देखो E0 हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, E0 है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन चार्जेस के चक्कर में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी जो कि इसका थोड़ा सा इफेक्ट कम करेगी। यार एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इफेक्ट कम करेगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थोड़ी सी कम आएगी। तो डाइलेक्ट्रिक लगाने से डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कम हो जाती है। कितनी कम होती है वो डिपेंड करता है कि डाइलेक्ट्रिक का नेचर कैसा है, ठीक है। तो ये बाउंड चार्जेस कहलाता है, इनके बारे में लास्ट में रिवाइज करेंगे एकदम अपन। ये बाउंड चार्जेस ये निकल के नहीं जाएंगे डाइलेक्ट्रिक में से, रहेंगे डाइलेक्ट्रिक में, दे आर बाउंड इन द डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अभी जो बाउंड चार्जेस होते हैं देखिए ई नेट कितनी होती है, E0 माइनस ई इंटरनल, ठीक है ना। ई नेट होती है E0 बाई के, जो ई नेट होती है वो E0 बाई के हो जाती है। के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट के बीच में हो सकती है, 1 होती है वैक्यूम के लिए। आप देखो वैक्यूम में मतलब कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो E0 को अपोज करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो ई नेट E0 के बराबर हो जाएगी, के की वैल्यू 1। और कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट होती है, या इनफाइनाइट रख देंगे तो ई नेट इक्वल टू E0 बाई इनफाइनाइट दैट इज 0, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के 0 हो जाती है, ये हमको पता भी है, ठीक है। तो 1 से इनफाइनाइट तक वेरी कर सकता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। लॉजिक के साथ रिवाइज कर रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं जरा डाइलेक्ट्रिक को अगर कैपेसिटर के अंदर रख देते हैं तो क्या होता है। तो देखो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट्स है ये, प्लस Q0 माइनस Q0, इधर प्लस है इधर माइनस है, इसके चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड है E0,
भाई इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। अब हमने क्या करा, ई नॉट की वैल्यू लिख ली, क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये ई नॉट की वैल्यू है इसके अंदर में। कैपेसिटेंस कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कैपेसिटेंस है की वैल्यू है इस केस में। अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो क्या होगा, इसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अंदर जो ई नेट है वो ई नॉट बाई के हो जाएगी, कम हो जाएगी, देखो ई नॉट बाई के कम हो गई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ई नेट ई नॉट बाई के हो गई अंदर अभी, और जो कैपेसिटेंस है दैट इज ए एप्सिलॉन बाई डी, इस मटेरियल का एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन मान लो, तो ए एप्सिलॉन बाई डी, और एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो हम जब एप्सिलॉन को के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट डालेंगे तो ये आ जाएगा के सी नॉट, इसका कैपेसिटेंस था सी नॉट, इसका कैपेसिटेंस आ गया के सी नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक डालते ही कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है। ये पूरा फील्ड है, ये पूरा का पूरा फील्ड है, ये पैरेलल प्लेट में ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक से फील्ड है। तो के सी नॉट, के टाइम्स जो है कैपेसिटी बढ़ जाती है, समझ गए, के टाइम्स कैपेसिटी बढ़ गई, के सी नॉट जो है अब कैपेसिटेंस हो गया, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया, रिवाइज सर, ठीक है। अब देखते हैं किन पैरामीटर्स पे इफेक्ट पड़ता है जब हम डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली डाल देते हैं, कंप्लीटली फिल करने वाली डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। दो केस लेंगे इसमें अपन। पहला केस, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, जब बैटरी नहीं कनेक्ट होती है। दो केस पढ़े थे हमने डिटेल में, रिवाइज कर रहे हैं अभी। जब बैटरी कनेक्ट नहीं होती है तो यार देखो, प्लस क्यू नोट था, माइनस क्यू नोट था, डी डिस्टेंस था, बिफोर की बात हो रही है। अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दी, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दी हमने, अभी बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अब देखो बिफोर एंड आफ्टर का कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो बिफोर में चार्ज था क्यू नॉट, आफ्टर में भी जो चार्ज रहेगा वो क्यू नॉट का क्यू नॉट ही रहेगा प्लेट्स पे। यार बैटरी कनेक्ट नहीं हुई तो चार्ज तो फ्लो तो कर नहीं सकता, डाइलेक्ट्रिक को क्रॉस करके भी चार्ज तो जा नहीं सकता, हमको पता है, ये एकदम टच तो करती नहीं इससे, और यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रेवल करके नहीं फ्लो करता है, ठीक है ना। तो बिफोर एंड आफ्टर चार्ज क्यू नॉट है, यार ये यहाँ से यहाँ जाएगा कैसे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। कैपेसिटेंस की बात करें, यहाँ अगर सी नॉट है तो यहाँ पर तो के सी नॉट हो जाता है। हमने पहले देखा डाइलेक्ट्रिक डालते ही जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स हो जाता है। चलो अब आप बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी ई नॉट, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई नेट, अभी यहाँ चार्जेस उतना ही है, डाइलेक्ट्रिक के बाहर, जस्ट बाहर डाइलेक्ट्रिक के फील्ड है ई नॉट, जस्ट बाहर, तो अंदर घुसते ही डाइलेक्ट्रिक के फील्ड के टाइम्स कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो फील्ड हो जाएगी दैट विल बी ई नॉट बाई के। तो क्यू नॉट की बात हो गई, सी नॉट की बात हो गई, ई नॉट की बात हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई, तो दिस विल बी ई नॉट बाई के, ठीक है। चलो अब जरा हम दो तीन चीजों की और बात कर लेते हैं। अब पोटेंशियल की बात करते हैं। पहले पोटेंशियल था मान लो वी नॉट, पहले पोटेंशियल था वी नॉट। देखो वी नॉट कितना होगा, वी नॉट हो जाएगा ई नॉट इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना, ये इतना वी नॉट है। तो यार यहाँ पर जो v होगा, यहाँ पर जो, अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ से यहाँ चलेंगे तब तो ई नॉट बाई के अंडर जा रहे हैं, तो हो जाएगा ई नॉट बाई के इंटू डी, तो ये हो जाएगा वी नॉट बाई के। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में के टाइम्स कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के प्लेट के बीच में के टाइम्स कम हो गया, समझ गए। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, v इक्वल टू क्यू, ये नया q, ये नया c, ये नई e, तो c बाई क्यू से भी जो है, सॉरी q बाई सी से भी जो है v निकाल सकते थे, तो भी देखो 1 बाई के टाइम्स आ रही है, ठीक है। एनर्जी की बात करें, देखो इसके अंदर एनर्जी है हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c कर लें, या हाफ सी वी स्क्वायर से कर लें, कैसे भी कर लें, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर है। इसमें बताओ कितने टाइम्स हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे तो c हुआ है के टाइम्स, v हुआ है 1 बाई के टाइम, v हुआ है 1 बाई के टाइम, तो 1 बाई के का स्क्वायर इंटू के, तो ये हो जाएगा u नॉट बाई के। ये 1 बाई के टाइम्स हो गई पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड है, ये 1 बाई के टाइम्स हो गई, समझ गए। ये 1 बाई के टाइम्स हो जाती है इस केस में जब बैटरी कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया सर, क्लियर हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस है जब बैटरी कनेक्टेड होती है, जब बैटरी को हम कनेक्ट करके रखते हैं,
तो देखो ये बैटरी कनेक्टेड है बिफोर वी नॉट, क्यू नॉट चार्ज आ गया माइनस क्यू नॉट चार्ज आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में वी नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। ठीक है, अब देखो डायलेक्ट्रिक डाल दी, ये पूरी फील्ड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान ली, के की डायलेक्ट्रिक है, बिफोर की आफ्टर की बात करें तो यार देखो अगर यहाँ पर हम बिफोर एंड आफ्टर की बात करें ना, बिफोर एंड आफ्टर की बात करें यहाँ पर अगर हम, तो सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं। अब आप देखो, चलो पहले कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं, सी नॉट, और यहाँ पर सी इक्वल टू के सी नॉट, ये तो फिक्स ही है, यहाँ पर ये के सी नॉट हो गया। ठीक है ना, अब देखो यार बैटरी से कनेक्टेड है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वी नॉट, यार अभी भी तो बैटरी से कनेक्टेड है, तो अभी भी यहाँ से यहाँ चलने पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए वो वी नॉट ही मिलना चाहिए, क्योंकि बैटरी तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगी दोनों प्लेट्स के बीच में, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी V इक्वल टू वी नॉट ही है। अब Q देखो, अब Q फॉर्मूले से देख लो, फिर लॉजिक से देख लेंगे। Q नॉट था यहाँ पर, और हमको पता है Q इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ पर भी Q इज इक्वल टू सी वी लगाएंगे, तो C तो K टाइम्स हो गया, V उतना का उतना है, तो जो Q है वो K टाइम्स Q नॉट हो जाएगा। मतलब बैटरी अब यहाँ से जब बैटरी कनेक्टेड है, डायलेक्ट्रिक डाली ना, तो यहाँ से यहाँ थोड़ा सा बैटरी ने चार्ज फ्लो करवा दिया, और नेट चार्ज जो है यहाँ पर के क्यू नॉट आ गया, और यहाँ पर माइनस के क्यू नॉट है। नेट मतलब हर एक प्लेट की बात हो रही है, तो चार्ज के टाइम्स बढ़ गया। मतलब देखो, मतलब ये जो पहले क्यू नॉट था अब के टाइम्स क्यू नॉट हो गया, तो बैटरी ने कितना चार्ज भेजा, दिस माइनस दिस, तो बैटरी ने के क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट का चार्ज भेजा, मतलब k माइनस वन इंटू क्यू नॉट का चार्ज भेजा बैटरी ने, k माइनस वन इंटू क्यू नॉट का चार्ज भेजा, एक्स्ट्रा बैटरी से होके फ्लो होके गया, बैटरी ने कुछ पॉजिटिव वर्क किया। ठीक है ना, समझ गए। अब देखो फील्ड पहले थी ई नॉट, पहले थी ई नॉट, अभी भी फील्ड पता है अंदर ई नॉट के बराबर ही होगी, क्योंकि पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस उतना है। E की वैल्यू कितनी होती है, V बाई डी होती है। देखो V में कोई चेंज नहीं आया, D उतना का उतना है, तो फील्ड भी E नॉट होगी। लेकिन सर अभी कंफ्यूजन आता है इसमें कंफ्यूजन क्या आता है कि सर आपने तो बोला था कि अंदर जाके फील्ड जो है वो 1/k टाइम्स हो जाती है। अरे भैया बिल्कुल हो जाती है। अब देखो यहाँ पर चार्ज जो है, यहाँ पर चार्ज जो है फील्ड से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर चार्ज अब k टाइम्स हो गया, तो यहाँ जो डायलेक्ट्रिक के जस्ट बाहर जो फील्ड होगी वो भी तो k टाइम्स E नॉट हो गई। यार यहाँ पर फील्ड थी ई नॉट, चार्ज हो गया के क्यू नॉट टाइम्स, तो फील्ड भी के ई नॉट हो गई, तो अंदर जो है बाहर की 1/k टाइम्स हो गई। तो देखो ई नॉट की ई नॉट फील्ड रही, फील्ड अंदर उतनी की उतनी रही। अभी समझ गए। देखो ये लॉजिक से भी समझ लिया, डायलेक्ट्रिक डाली लेकिन बैटरी को क्या है फील्ड सेम रखनी थी, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो उसने एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करा, क्योंकि बैटरी को समझ में आ गया कि डायलेक्ट्रिक अंदर घुसने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटाएगा, डायलेक्ट्रिक अंदर घुसने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटाएगा, और मुझे उतनी की उतनी रखनी है अंदर, तो मुझे बाहर जो है फील्ड बढ़ानी पड़ेगी ताकि घटने के बाद अंदर उतनी की उतनी रहे। हो रही है फिजिक्स से मोहब्बत, बोलो हो रही है नहीं हो रही है फिजिक्स से मोहब्बत। अब यार ये सब विजुलाइज हो जाती है चीजें। बैटरी ने अंदर उतनी उतनी रखने के लिए बाहर के टाइम्स कर दी फील्ड, तो चार्ज सप्लाई कर दिया इधर से लेकर इधर। ठीक है, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। पहले इसके अंदर स्टोर्ड यू नॉट थी, अभी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी यू, वो हाफ सी वी स्क्वायर से निकालेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर से, तो वी उतना का उतना है, के टाइम्स हो गया सी, तो ये हो जाएगी के टाइम्स यू नॉट। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है अब। ठीक है, अंदर जो स्टोर्ड है। समझ में आई बात? कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे सर, लॉजिक से रिवाइज कर ली हमने सारी चीजें ये। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब जरा अपन एक EX एंड VX ग्राफ को रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। मानो ये प्लस क्यू नॉट है, माइनस क्यू नॉट, और इसके बीच में दो डायलेक्ट्रिक घुसा दी अभी, एक k इक्वल टू 2 की और एक k इक्वल टू 3 की, है ना। पहले तो फील्ड ई नॉट थी, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 3 की डायलेक्ट्रिक घुसा दी। अब हमें EX और VX ग्राफ बताना है, ठीक है ना। तो देखो जहां डायलेक्ट्रिक नहीं है वहां पर तो फील्ड ई नॉट की ई नॉट ही रहेगी, ये फील्ड ई नॉट की ई नॉट रही। डायलेक्ट्रिक में घुसते ही फील्ड 1/2 हो गई, तो ये ई नॉट बाई 2 हो गई ये फील्ड, तो ठीक है ना, ई नॉट बाई 2। फिर यहाँ पर वापस बाहर निकलते उतनी की उतनी हो जाएगी, ई नॉट की ई नॉट हो जाएगी फील्ड यहाँ पर,
यहाँ तो डायरेक्टरी है ही नहीं अभी। फिर अंदर घुसी, फिर 1/3 हो जाएगी क्योंकि के की वैल्यू 3 है, तो E0/3 हो गई यहाँ पर। ये जो फील्ड है ये E0/3 हो गई। ये मिटा देता हूँ, आपको लगेगा नहीं तो फिर कि यहाँ पर लाइन कैसे आ गई। फिर बाहर निकलते फिर से फील्ड E0 हो गई, ठीक है। तो डायरेक्टरी में घुसते ही फील्ड घट जाती है, फिर बाहर निकलते उतनी जाती है, फिर घट गई, फिर उतनी हो गई, ठीक। पोटेंशियल देखें, अब ई के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, तो पहले E0 के हिसाब से घटेगा, तो पहले पोटेंशियल ज़्यादा रेट से घटेगा। अब फील्ड कम हो गई तो पोटेंशियल कम रेट से घटेगा क्योंकि फील्ड कम हो गई। फिर फील्ड ज़्यादा हो गई तो पोटेंशियल ज़्यादा रेट से घटेगा। फिर फील्ड कम हो गई तो पोटेंशियल कम रेट से घटेगा। फिर फील्ड ज़्यादा हो गई तो पोटेंशियल ज़्यादा रेट से घटेगा। ऐसा कुछ मामला इसमें चलेगा, ठीक है यार। ई के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल घटता है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पोटेंशियल उतनी ज़्यादा रेट से घटेगा, ठीक है। इसकी स्लोप ही तो ये ई बताती है, तो ये कम है, ये ज़्यादा है थोड़ी सी, ये थोड़ी सी मतलब ज़्यादा है, ये खड़ी है, ये फिसल पट्टी है ना, समझ ही गए होंगे आप, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक्स रिवाइज करते हैं। देखो हमने सीख तो लिया कि डायलेक्ट्रिक डलते ही उस पार्ट का कैपेसिटेंस तो के टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, पूरी डलती है तो पूरा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई मान लो अपने पास में कुछ ऐसा सवाल है, प्लस Q0 था माइनस Q0 था, अभी D1 है, ये D2 है, इसका एरिया A है, ये K1 की डायलेक्ट्रिक और ये K2 की डायलेक्ट्रिक है, ये डल गई अभी। तो सर इसमें कैसे करेंगे? देखो इसमें हमने एक तरीका सीखा था, बीच में अज्यूम कर लो कि एक प्लेट हमने डाल दी है, तो ये दो कैपेसिटर की तरह से बिहेव कर रहा है, ये ऐसा और ये बगल में ऐसा। यहाँ पर जो डायलेक्ट्रिक डल रही है वो K1 की डल रही है, यहाँ पे जो डायलेक्ट्रिक डल रही है वो K2 की डल रही है। अब देखो यहाँ बाहर फील्ड है E0, अंदर E0/K1 हो जाएगी, फिर E0, ये दोनों के अंदर सेम फील्ड घुस रही है, सेम फील्ड घुस रही है, दोनों सेम सीरीज में है, सीरीज में सेम फील्ड घुस रही है, मतलब इनके बाहर जो है ये सीरीज में है, इनके बाहर जो चार्जेस है वो सेम ही है एक तरह से। यहाँ भी E0 की फील्ड है तो इसको भी लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई Q0 का चार्ज रखा हुआ है प्लस Q0 का, और वो मेरे के अंदर E0 की फील्ड घुसा रहा है। तो भाई ये जो सीरीज में हो गए दोनों, ये इसका आप मान लो C1 हो गया, इसका आप मान लो C2 हो गया, इसका कैपेसिटेंस C1 हो गया, इसका कैपेसिटेंस C2 हो गया। तो यार C1 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, A∈0 K1/D1, C2 की वैल्यू A∈0 K2/D2, और C इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं, ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं, ये C1 और C2 के जो कैपेसिटर्स हैं, डायलेक्ट्रिक्स अलग अलग भरी हुई है, ये सीरीज में है। सीरीज का फॉर्मूला हमको पता है C1 C2 C1 + C2, बस वैल्यू रख दी, समझ गए बिल्कुल। और रिवाइज करते हैं, देखो और ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, इसका और रिवीजन होगा। चलो भाई और रिवीजन करें हम। अब देखो कई बार कैसा होता है कि बीच में एक डायलेक्ट्रिक छोटी थिकनेस की है और इधर इधर खाली है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, एक साइड भी सरका सकते हैं। ये D2 लेंथ की इसको एक साइड सरका दिया और दोनों खाली जगह D1 + D3 की एक हो गई, तो ये फिर से दो कैपेसिटर हो गए। C1 कैपेसिटर ये वाला हो गया और ये वाला C2 कैपेसिटर हो गया। A∈0/D2 का ये हो गया और A∈0/D1 + D3 का ये C2 कैपेसिटर हो गया, और ये दोनों देखो सीरीज में लगे हुए हैं, तो C1 C2 C1 + C2, ठीक है। चलिए मानिए अब ये ऐसा कुछ मामला है। अब देखिए ये जो इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2 नीचे वाली का। अब आप देखिए ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जाएं तो भी सेम पोटेंशियल ड्रॉप है। यार ये प्लेट कंडक्टर की V1 पोटेंशियल पर है तो सब जगह सेम पोटेंशियल ही रहेगा, ये V2 पोटेंशियल पर है तो सब जगह सेम रहेगा। तो इधर से इधर ऊपर वाले रास्ते से जाएं या नीचे वाले रास्ते से जाएं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है, मतलब ये दोनों जो हैं वो पैरेलल में हैं। तो ये एक कैपेसिटर C1 का हो गया, एक कैपेसिटर C2 का हो गया, और ये दोनों जो हैं ये पैरेलल में हो गए। तो जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा वो C1 + C2 होगा, और C1 की वैल्यू कितनी होगी, A∈D, A कितना A1, एप्सिलॉन मतलब इसका कितना ε0 × K1, C2 कितना A2 ε0 K2/D, बस आ गया, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखें अब ये क्या होगा, ये आप बता सकते हैं क्या? चलो बताओ, K1 K2 किस में और फिर K3 किस में? K1 K2 किस में?
शाबाश, सीरीज में है। और उन दोनों के कॉम्बिनेशन ऑफ K3 किस में है? पैरेलल में है। वेरी गुड। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये C1 कैपेसिटर, ये फिर C2 कैपेसिटर इसका, भाई ये C1 और ये C2, और नीचे एक ये पूरा C3 का कैपेसिटर, ये इनका इक्विवेलेंट बनेगा। ये दोनों सीरीज में, फिर उसके साथ ये पैरेलल में। समझ गए? C1 की वैल्यू A K1 एप्सिलॉन नॉट बाय D1, इसकी C2 की वैल्यू A K2 एप्सिलॉन नॉट बाय D2, C3 की वैल्यू A K3 एप्सिलॉन नॉट बाय D1 प्लस D2, और इसकी वैल्यू है A K1 एप्सिलॉन नॉट बाय D1 आ जाएगा। ठीक है, चलो एक जो कंफ्यूजन केस होता है वो ये वाला हो जाता है सर, कि सर इसमें क्या होगा, K1 K3 पैरेलल में, K2 K4 के पैरेलल में है, या फिर ये सीरीज में है, क्या है इसमें? देखो सोचने की बात क्या, फील्ड से देखो यार, यहां कुछ चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से हो जाएगा, वो ठीक है। यहां पर फील्ड हम मान लेते हैं E01 है, यहां पर फील्ड हम मान लेते हैं E02 है, E02 है यार, तो इधर से भी तो E01 ही निकलेगी और यहां से E02 निकलेगी। तो K1 और K2 सीरीज में है क्योंकि सेम फील्ड घुस रही है इनमें, घुसते टाइम सेम फील्ड है, ये E01 E01 E02 और E02 इसके अंदर में, तो ये ऐसा कुछ आएगा, दो ऊपर वाले सीरीज में, दो नीचे वाले सीरीज में, और ये मिला के पैरेलल में। तो ये C1, ये C2, ये C3, ये C4 ऐसा आएगा। C1 C3 पैरेलल में नहीं है, इनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए K1 K3 पैरेलल, ये C1 C3 ये जो बन रहा है C1 का, ये C3, फिर ये C2, ये C4, तो K1 और K2 मतलब C1 और C2 सीरीज में, C3 और C4 सीरीज में, और ये पूरा सेटअप क्योंकि यहाँ से यहाँ चलेंगे और पूरा यहाँ से यहाँ चलेंगे तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, क्योंकि तो कंडक्टर प्लेट्स आ गई, इसकी पोटेंशियल V1, इसकी V2, तो यहाँ पोटेंशियल V1, यहाँ V2, इस रास्ते से चल जाओ या इस रास्ते से चल जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 ही आएगा। समझ गए सर? समझ गए, बढ़िया। चलो यही तो बात होती है यार, फिजिक्स समझ के पढ़े ना तो मोहब्बत हो जाती है, फिजिक्स आपको अपना दीवाना बना देगी, गारंटीड है। ये वीडियोस देखने के बाद में, और अगर आपने इसरल ऐप डाउनलोड करके पूरे वीडियो लेक्चर देख लिए, तब तो आप इतनी जल्दी दीवाने बन जाओगे कि जिसकी हद नहीं है। फिजिक्स दीवाना बना देगी आपको, एकदम मोहब्बत हो जाएगी फिजिक्स से, यार सब्जेक्ट ही ऐसा है। चलो अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। जैसे एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है। वोल्ट पर मीटर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। तो यार किसी भी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद में झेल सकता है ब्रेकडाउन होने के पहले। यार ये मटेरियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने लगाई, इसके चार्जेस यहाँ पर आ जाते हैं, ये चार्जेस चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाना, ये भी चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तहस नहस कर दें अंदर का स्ट्रक्चर और भाग जाए, मतलब छोड़ के चल जाए ये चार्जेस, हम ये वाली चीजें, मतलब टूट जाए अंदर का स्ट्रक्चर। तो यार ये ब्रेकडाउन की जब वो आ जाएगी कि भाई ये चार्जेस अंदर का स्ट्रक्चर, मतलब चार्जेस का स्ट्रक्चर तहस नहस हो जाए और चार्जेस फ्लो करने लग जाए, वो ब्रेकडाउन स्टेज हो जाती है, तब डाइलेक्ट्रिक ब्रेक हो जाती है, तो उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। एयर की 3 × 10⁶ होती है। यार जब बिजली कड़कती है ना, बारिश के समय में जब बिजली कड़कती है, देखो यार ऊपर बादलों में बिजली है, हम यहाँ नीचे खड़े हैं, हमें शॉक हमेशा क्यों नहीं लगता रहता यार? क्योंकि बीच में एयर इंसुलेटर का काम कर रही है। जब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें क्रिएट कर देता है ना बादल, तो एयर को ब्रेक करके वो करंट फ्लो करवा देता है, तभी बिजली कड़कती हुई दिखती है हमको। कई बार पता नहीं पड़ता, कई बार अखबारों में आता है, न्यूज में हम देखते हैं कि बिजली गिरने से आग लग गई कहीं पर, तो वो ऐसा ही होता है, ब्रेकडाउन हो जाती है एयर। इट्स क्वाइट अ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो जैसे देखो ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 2 फैरेड और इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन है 15 वोल्ट। ये इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन है। कई बार ऐसे ही बोल देते हैं यार ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 15 वोल्ट, मतलब
Q इक्वल टू अगर हम CV से लगाएं तो वो हो जाएगा 2 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 30 कूलम। मतलब ये जो कैपेसिटर है ना, इसके बीच में जो मीडियम है, यहाँ पर हम मैक्सिमम 30 कूलम का चार्ज इसको दे सकते हैं। उसके बाद ये फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करने लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। दूसरा कैपेसिटर है, मान लो 5 फैरेड और 10 वोल्ट का लिया, तो इसकी देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज इसकी कम है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कम है, तो इसको कितना चार्ज देंगे, उस चार्ज से ज्यादा देते ही या उस वोल्टेज डिफरेंस से ज्यादा उस चार्ज की वैल्यू बताओ, क्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 दैट इज 50 कूलम। मतलब यहाँ पर प्लस 50 कूलम और यहाँ माइनस 50 कूलम से ज्यादा देते ही ये टूट जाएगा। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, इसके अक्रॉस 15 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ब्रेक डाउन वोल्टेजेस हमको गिवन है। ठीक, चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं बाउंड चार्जेस डाइलेक्ट्रिक पे कितने आते हैं। देखो पूरा एनिमेशन के साथ में, विजुअलाइजेशन के साथ में, यार आपको चार्जेस सब मूव होते हुए आते हुए सब दिख गए इसमें, कैसे भूलोगे आप बताओ, कैसे भूलोगे? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको भूलने के लिए, नहीं भूलोगे आप। यहाँ प्लस क्यू नोट है, यहाँ माइनस क्यू नोट है, डाइलेक्ट्रिक डाल दी। अब हमको पता है डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, ये अलाइन हो जाते हैं। तो ऐसा होता है जैसे यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, एक साइड ऐसा लगता है जैसे नेगेटिव आ गया, एक साइड पॉजिटिव आ गया, ये बाउंड चार्जेस होते हैं। इसको माइनस क्यू और प्लस क्यू लिख देते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखो गॉस लॉ से हम इसको निकाल भी सकते हैं, गॉस लॉ लगा दिया, गॉसियन सरफेस बना दिया हमने यहाँ पर। गॉसियन सरफेस यहाँ पर तो फील्ड जीरो है, कंडक्टर है इसलिए अंदर जीरो फील्ड, यहाँ पर फील्ड है ई नॉट बाई के, गॉस लॉ लगाया, ई नॉट बाई के इंटू डी ए इज इक्वल टू, यहाँ से तो कुछ फील्ड जीरो ही है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू बाई एरिया इंटू डी एरिया। भाई ये तो टोटल कैपिटल एरिया में फैला हुआ है, कैपिटल एरिया में फैला हुआ है तो, और ये छोटे डी एरिया की बात हो रही है, तो टोटल चार्ज जो इनक्लोज्ड है ये कैपिटल क्यू नॉट के हिसाब से, और ये माइनस क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली जो क्यू की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है क्यू नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय के। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। जो इंड्यूस चार्जेस, जो बाउंड चार्जेस होते हैं, जो इंड्यूस होते हैं, दैट इज क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाय के। याद रखने का तरीका, प्लान बी कभी नहीं भूलोगे। देखो वैक्यूम होता तो के कितना होता, 1। वैक्यूम के लिए हमेशा ही ध्यान रखना, वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती, तो देखो वैक्यूम होता तो ये क्यू की वैल्यू, छोटे क्यू की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, क्योंकि वैक्यूम में तो इंड्यूस हो ही नहीं सकते। के की वैल्यू 1 रख के देखो, 1 माइनस 1 0। यस, कंडक्टर होता तो के की वैल्यू इनफाइनाइट आती, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो क्यू की वैल्यू क्यू नॉट के बराबर रहती, तो यहाँ पर माइनस क्यू नॉट आ जाता। फील लो फिजिक्स की यार, फील लो। देखो कंडक्टर होता तो यहाँ माइनस क्यू नॉट आ जाता, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकली वो यहीं के यहीं टर्मिनेट हो जाती, कुछ घुस ही नहीं पाती अंदर। देखो फील लो इस चीज की। देखो कंडक्टर होता तो अंदर फील्ड नहीं जानी चाहिए थी, तो क्यू, छोटा क्यू जो है बड़े क्यू नॉट की बराबरी करता, तभी तो फील्ड पूरी की पूरी टर्मिनेट होती है ना। तो देखो कंडक्टर में क्यू की वैल्यू क्यू नॉट के बराबर आनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला सही है। देखो फील लो, अभी कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर और वैक्यूम के बीच की चीज है, 1 और इन्फिनिटी के बीच की चीज है। तो देखो ये जो छोटा क्यू है, ये जो छोटा क्यू है, समझना। देखो अब फिजिक्स को विजुलाइज करो यार, फिजिक्स विजुलाइज होगी ना, मतलब पागल कर देगी फिजिक्स, आपको दीवाना बना देगी, वो दीवाना वाला पागलपन आ जाएगा। देखो समझना यार, यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज है, मानो यहाँ पर प्लस क्यू नॉट चार्ज है, मान लो 4 चार्जेस है, सपोज करो 4 ले लिए हमने वैल्यू, ये इसमें के की वैल्यू सपोज करो हमने 2 ले ली, सपोज करो यार के की वैल्यू 2 ले ली हमने, 2 की डाइलेक्ट्रिक ले ली, तो 1 माइनस 1 बाई 2 इज 1 बाई 2, तो क्यू की वैल्यू आ गई क्यू नॉट बाई 2। तो यहाँ पर 2 नेगेटिव आएंगे, यहाँ पर 2 नेगेटिव आएंगे इसके कंपैरिजन में, ये क्यू नॉट है तो यहाँ पर माइनस क्यू नॉट बाई 2। तो अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड गई ना, तो फील्ड लाइन 4 फील्ड लाइन बना रहे हैं हम मान लो, तो पता है 2 फील्ड लाइन तो ये नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी, ये 2 फील्ड लाइन तो नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी, और 2 फील्ड अंदर घुस जाएंगी, 2 फील्ड लाइंस। तो देखो अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई दैट इज ई नॉट बाई के, दैट इज ई नॉट बाई 2। तो यार ये अगर हम यहाँ पर ये जो इंड्यूस चार्जेस हमने बनाए थे, ये जो इंड्यूस, चलो ये बाहर ऐसे बना लिए, तो देखो ये अंदर फील्ड ई नॉट बाई 2 हो गई,
तो देखो यहां से ई नॉट फील्ड ओरिजिनेट हुई थी, यहां पर आधा चार्ज नेगेटिव आ गया K2 होने पर, तो आधी फील्ड लाइंस अंदर चली गई, इसलिए अंदर फील्ड आधी हो गई। कंडक्टर में जा ही नहीं सकती अंदर फील्ड लाइन, तो यहाँ पर जितने चार्जेस हैं उतने के उतने यहाँ पर आने पड़ेंगे ताकि फील्ड लाइंस वहीं के वहीं टर्मिनेट हो जाए सारी, और कोई फील्ड लाइन अंदर नहीं घुस पाए। तभी तो देखो K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ये Q भी उतना ज्यादा होगा, यहाँ पर उतना ज्यादा चार्ज आएगा, उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस को रोकेगा और उतनी कम फील्ड को अंदर जाने देगा। आई फील, यही तो बात है फिजिक्स की। देखो मजा आ जाएगा, फिजिक्स ऐसे पढ़ी जाती है यार। तब देखते हैं आपको फिजिक्स से कौन डरा सकता है। सब कुछ विजुलाइज हो गया यार, आप कुछ भी गलत करोगे ना तो आपको पता है विजुलाइज हो जाएगा, यार मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ, अंदर तो फील्ड कम आनी चाहिए यार, ज्यादा कैसे आ रही है। तुरंत आपकी मिस्टेक आप पकड़ लोगे। फिजिक्स ऐसे पढ़नी चाहिए, समझ गए? ठीक है, तो बाउंड चार्जेस Q नॉट 1 - 1/K। मैं यार एग्जाम में ना एक बार मैंने ऐसी गलती कर दी थी, 1 - K लिख दिया था एक बार को सॉल्व करते टाइम। मैंने प्लान भी लगाया, यार K की वैल्यू 1 से तो मैच कर रहा है, लेकिन अगर मैं इन्फिनिट रखूंगा तो ये तो -इन्फिनिटी आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं मतलब वहाँ 1/K था फॉर्मूले में। ऐसे हम चेक कर सकते हैं फॉर्मूले को, ठीक है ना? समझ में आया? तो देखो हमने पूरा डाइलेक्ट्रिक रिवाइज कर लिया, फील भी आ गई, क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लिए। सबसे पहले देखते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो यार एक कैपेसिटर ले लिया हमने, अनचार्ज है मान लो शुरू में, रेजिस्टेंस ले लिया R का, और ये E की बैटरी ले ली। ठीक है ना? अब हम क्या करने वाले हैं, स्विच क्लोज करने वाले हैं। ये एक स्विच है, इसको हम t = 0 पे मान लो क्लोज कर देते हैं। तो यार जैसे t = 0 पे क्लोज करेंगे, ये अनचार्ज है, यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो करंट फ्लो करेगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज जमा होता जाएगा। तो ठीक है, तो देखो t टाइम पर, जनरल टाइम t पर देखो +Q और -Q, और ये कैपेसिटर है C, ये R, I करंट फ्लो होने लग गया। अभी Q कितने तक जाता है, किस रेट से बढ़ता है, I कितना होता है, फाइनली कितना हो जाता है, ये सब हम इसमें रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो टाइम t पर हमने +Q और -Q ले लिया। भाई ये करंट या चार्ज डिपॉजिट करता जा रहा है इसके ऊपर में, और इधर से सेम करंट आता जा रहा है। ठीक है ना? तो देखो Q की वैल्यू जो आती है वो आती है CE, ये C कैपेसिटेंस, एंड E इंटू 1 - e की पावर -t/RC। CE 1 - e की पावर -t/RC। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाया अगर हम Q वर्सेस T का ग्राफ बनाया, तो आप एक्सपेक्ट करो t = 0 पर, थोड़ा गैस करते हैं, t = 0 पर यार ये तो अनचार्ज था, तो t = 0 पर Q = 0। अच्छा ये चार्ज होता जाएगा, हमेशा होता जाएगा क्या? नहीं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसके अक्रॉस E पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस E पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो फिर बैटरी और चार्ज नहीं भेज पाएगी, मतलब और करंट फ्लो नहीं होगा उसके बाद में। तो ये E पोटेंशियल तक, जब तक इस केस में चार्ज नहीं हो जाता, जब तक करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट पे t = इनफाइनाइट पे Q की वैल्यू मैक्सिमम जो है, Q मैक्सिमम की वैल्यू CE, देखिए Q = CV होता है, V कितनी हो गई, E हो गई। ठीक है ना? तो Q = CE, तो देखो Q max = CE, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। t = 0 पे 0, याद रखने का तरीका देखो, t = 0 पे 0 है और t = इनफाइनाइट पर CE वैल्यू की तरफ ये टेंड कर रहा है। तो Q = Q मैक्सिमम 1 - e की पावर -t/RC, 1 - e की पावर -t/RC। ठीक, चलिए करंट के बारे में देखें। तो करंट जो है, करंट किस तरह से वेरी कर रहा है, E/R, e की पावर -t/RC। आप dq/dt कर लें, dq/dt करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए Q मैक्सिमम है। ठीक है, तो करंट पहले ज्यादा है, फिर करंट का ग्राफ बनाएंगे तो करंट का ग्राफ कुछ ऐसा होएगा। तो t = 0 पर करंट है मैक्सिमम, t = 0 रख के देख लो, करंट आ जाएगा मैक्सिमम जिसकी वैल्यू है E/R, और t = इनफाइनाइट पे करंट 0 आ जाएगा, क्योंकि यार इनफाइनाइट टाइम पर तो करंट 0 हो जाएगा ना, क्योंकि कैपेसिटर अब चार्ज होना बंद हो गया है। तो t = इनफाइनाइट के बाद I = 0। तो ठीक है, देखो ऐसा ग्राफ आ गया। तो चार्ज बढ़ता जा रहा है लेकिन करंट घटता जा रहा है। इस चार्ज की स्लोप जो है वो हमें करंट की वैल्यू भी देती है। तो देखो t = इनफाइनाइट पे आके स्लोप 0 हो गई, t = इनफाइनाइट पे जाएंगे जब, तो t = इनफाइनाइट पे करंट भी 0 हो जाएगा, और करंट समय के साथ में घटता जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
तो I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए यार 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी की ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, तो टी इक्वल टू जीरो रख के देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा। टी इक्वल टू जीरो पे क्यू जीरो आना चाहिए, इसमें टी इक्वल टू जीरो रखोगे तो ई की पावर माइनस जीरो 1, 1 माइनस 1 जीरो, और आई की वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए टी इक्वल टू जीरो पर, तो इसमें ये चीज 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं जरा टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाउ, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो देखो आरसी सर्किट लिया था हमने, ये बैटरी की लगी हुई है, क्यू इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है ना, तो टाउ जो है टाइम कांस्टेंट जो है ये टी डिवाइडेड बाय जो नंबर होता है ना, ये टाइम कांस्टेंट होता है टाउ। तो टाउ इस केस में कितना है, आर सी, कितना होता है आर सी। ठीक है, तो आफ्टर 1 टाउ क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, ये जो वैल्यू होती है 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 ये आ जाती है 0.63 अप्रोक्सीमेटली। तो 0.63 टाइम क्यू मैक्सिमम हो जाएगा, क्यू 0.63 टाइम मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखो टी इक्वल टू टाउ पे क्यू की वैल्यू 0.63 टाइम क्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर के 63% चार्ज, एक टाइम कांस्टेंट के बाद में जो कैपेसिटर होता है वो 63% चार्ज हो जाता है। देखो इसमें क्या चल रहा है, इसमें कैपेसिटर जो है चार्जिंग चल रही है, कैपेसिटर की चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है इसमें काम क्या है, बेसिकली इस सर्किट का काम क्या है, कैपेसिटर को चार्ज करने का काम चल रहा है यहाँ पर। अल्टीमेट एम क्या है यार, कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाए। ठीक है ना, तो देखो जो भी काम बचा हुआ रहता है ना, एक टाइम कांस्टेंट के बाद में उस काम का 63% कंप्लीट हो जाता है। तो देखो टी इक्वल टू जीरो पर पूरा चार्ज होना बचा था, तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद में 63% चार्ज हो गया। फिर पता है जितना भी चार्ज होना बाकी है ना अभी, जैसे देखो 63% चार्ज हो गया तो 100% होता है, तो 100 में से 63 माइनस करें तो वो आ जाता है 37%। मतलब एक टाइम कांस्टेंट के बाद में 37% काम बच रहा है, 37% चार्ज होना बाकी है। तो अगले टाइम कांस्टेंट में क्या होएगा, फ्रॉम 1 टाउ टू 2 टाउ, एक टाउ से 2 टाउ सेकंड के बीच में ये जो काम बच रहा है ना, इसका भी फिर से 63% चार्ज हो जाएगा। वो जितना काम बच रहा है, मान लो 37 रुपीज, ये 100 रुपए है, मान लो 100 रुपए कैपेसिटर अपनी जेब में भर रहा है, एक टाइम कांस्टेंट में से 63 रुपए भर लिए, कितने बचे भरना अभी जेब में, 37 रुपए बचे। तो अगले टाइम कांस्टेंट तक वो 37 का 63% और अपनी जेब में रख लेगा। फिर जो बचा हुआ अमाउंट है एक टाइम कांस्टेंट में फिर 63% अपनी जेब में रख लेगा। फिर जो बचा हुआ अमाउंट है उसका 63%, ऐसे 63% करते 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 इनफाइनाइट टाइम तक ये पूरा 100 रुपीज कमा लेगा। ठीक है, डिवीजन हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो टाइम कांस्टेंट का फंडा ये होता है इस केसेस में कि भाई जो भी काम हो रहा होता है ना, उसका 63% एक टाइम कांस्टेंट में कवर हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। टाइम कांस्टेंट टाइम एट विच द कैपेसिटर गेट्स चार्ज बाय 63% अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है, चलो बताना। ये 2 सर्किट्स के लिए हमने ग्राफ बनाया है, Q वर्सेस T का 2 सर्किट्स के लिए ग्राफ बनाया है। ये दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू सी ई की, वो दोनों की जो है वो सेम लाइन पे ही जा रही है, वो सी ई दोनों के लिए ना सेम ही है। ठीक है, तो आपको बताना है किसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, 1 का कि 2 का, फर्स्ट कर्व का कि सेकंड कर्व का। बताओ भाई किसका ज्यादा है सर, टाइम कांस्टेंट किसका ज्यादा है, बताओ 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 बताओ। 1 की 2, 2 ही ऑप्शन है इसमें तो आपके पास है, 1 की 2। कई बच्चे बोलेंगे 1, कई बच्चे बोलेंगे 2। तो पता है टाइम कांस्टेंट किसका ज्यादा है यार, 63% देख लो। तो यहाँ पर 63% अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आएगा 0.63% ऑफ सीई। लाइन खींच दो, लाइन खींच दो, लाइन खींच दो। ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये हो गया टाउ 1 फर्स्ट वाले का टाइम कांस्टेंट, और ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये हो गया टाउ 2। तो ये टाइम हो गया टाउ 1, ये टाइम हो गया टाउ 2। तो कौन ज्यादा है, टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 1। तो सेकंड वाले सर्किट का टाइम कांस्टेंट ज्यादा है। समझ गए, रिवाइज सर, बिल्कुल रिवाइज। यार ये रिवीजन वीडियो लेक्चर की यही जो बात है कि हम फटाफट सारा रिवीजन कर रहे हैं। देखो हमने पूरा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर रिवाइज कर लिया, ग्राफ कैसे दिखते हैं, इक्वेशंस क्या होती है, और एक छोटा सा एग्जांपल भी हमने प्रैक्टिस कर लिया। चलो अब जरा देखते हैं हम करंट को t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू इनफाइनाइट पर कैसे कैलकुलेट करा जाता है। t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू इनफाइनाइट पर। ठीक है ना, देखो तो ये सर्किट है,
इसको हम t इक्वल टू 0 पे क्लोज कर रहे हैं। कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, मान लो कैपेसिटर जो है इनिशियली अनचार्ज है। तो यार जब ये इनिशियली अनचार्ज है, अभी कोई चार्ज नहीं आया, तो बताओ आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अभी कितना हो गया? अनचार्ज है तो जीरो हुआ कि नहीं हुआ? जीरो हो गया सर, बिल्कुल जीरो हो गया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो t इक्वल टू 0 पर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को रिप्लेस कर देते हैं बाय वायर से। अगर कैपेसिटर अनचार्ज होता है शुरू में तो ये अनचार्ज है ना, तो इसको एक रेजिस्टेंस लेस वायर से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ना तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप खा रहा है इनिशियली। बस, तो अब अपन क्या करंट निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो तो सिंपल सर्किट हो गया। आई की वैल्यू आ जाएगी ई बाय आर आ गई आई की वैल्यू, इतनी आ रही थी आई की वैल्यू भी। तो t इक्वल टू 0 पर क्या करते हैं, बढ़िया रिवीजन कर रहे हैं हम अभी कि t इक्वल टू 0 पर हम कैपेसिटर को, जब अगर वो इनिशियली अनचार्ज हो, क्योंकि देखो इसके अक्रॉस अभी पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसको अपन एक रेजिस्टेंस लेस वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर सॉल्व कर लो सर, ठीक है। अब देखो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा, ये E तक चार्ज हो जाएगा। तो बस अब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होएगा, मतलब इसने ऐसा बिहेव करा जैसे इसने सर्किट तोड़ दिया। अब इसको कोई करंट और नहीं चाहिए, ये पूरा अपना पेट भर चुका है, जितनी इसकी यहाँ पर इच्छा थी पेट भरने की वो भर चुका है, अब और इसके पास गुंजाइश नहीं बची है। तो एक तरह से सर्किट टूट गया। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे ओपन दी कैपेसिटर, जहां पर भी कैपेसिटर आ रहा है उसे ओपन कर दो। ये चार्जिंग वाले केस में देखो कैपेसिटर को ओपन कर दिया, अब कोई करंट नहीं जा रहा होगा। इस केस में देखो i इक्वल टू 0 है। यार रास्ता ही टूट गया ना, रास्ता ही टूट गया तो करंट कैसे जाएगा? तो t इक्वल टू 0 पर क्या करते हैं बताओ, t इक्वल टू 0 पर क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं कैपेसिटर को, मतलब रेजिस्टेंस लेस वायर से रिप्लेस कर देते हैं। और t इक्वल टू इनफिनिटी पे क्या करते हैं, कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं, कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, समझ में आई सर बात, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड करंट एट t इक्वल टू 0 एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, मतलब ये t इक्वल टू इनफाइनाइट की बात कर रहा है, t इक्वल टू इनफाइनाइट, स्टेडी स्टेट t इक्वल टू इनफाइनाइट की बात कर रहा है। और t इक्वल टू 0 पर, तो t इक्वल टू 0 पर तो क्या करें, कैपेसिटर्स को, इन कैपेसिटर्स को क्लोज कर दें। t इक्वल टू 0 पर तो क्लोज कर दिया इनको, तो देखो शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब करंट निकाल सकते हैं क्या, 8 वोल्ट की बैटरी और 4 ओम का रेजिस्टेंस है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 8/4 इज 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर का करंट इनके अक्रॉस जा रहा है t इक्वल टू 0 पर। स्विच क्लोज करते ही ये घटेगा बाद में करंट, लेकिन अभी स्विच क्लोज करते ही 2 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है। t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या करेंगे, दोनों कैपेसिटर्स को ओपन कर देंगे। अब कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसमें तो करंट 0 हो गया, रास्ता ही टूट गया ना, तो करंट इसमें 0 हो गया। अब चार्ज निकालना है यार, अब करंट 0 हो गया, देखो करंट 0 हो गया, तो अब चार्ज कैसे निकालें भाई, चार्ज कैसे निकालेंगे भाई, देखो ये यहाँ पर था 3 माइक्रोफेरेड, अब क्वेश्चन भी साथ में रिवाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर था 5 माइक्रोफेरेड, करंट 0 जा रहा है, तो इन दोनों पे तो सेम चार्ज आया होगा, दोनों सीरीज में है, सेम चार्ज आया होगा, Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू। तो देख लो यार, चल के देख लो, करंट तो 0 जा रहा है, तो चल के देखेंगे तो यहाँ से चलें, ए पॉइंट से चलें, अगर ए पॉइंट से घूम के वापस ए पर आए तो VA प्लस 8 वोल्ट, यहाँ पहुँच गए, 8 वोल्ट की बढ़ोतरी हो गई। इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, क्योंकि करंट तो 0 है, शाबाश। इसके अक्रॉस कितना होएगा, सॉरी माइनस आएगा, क्योंकि माइनस से छोड़ रहे हैं सर्किट को हम, माइनस Q/3 माइक्रोफेरेड में ले रहे हैं, इसको माइक्रोकूलम में ले लेंगे, इसमें जाएगा माइनस Q/5, इसके अक्रॉस तो 0 है, ठीक है ना, इज इक्वल टू VA। तो बस, तो ये जो करंट आ जाएगा भाई, ये जो चार्ज आ जाएगा, ये सॉल्व कर लेंगे तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q की वैल्यू इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 15 माइक्रोकूलम। 15 माइक्रोकूलम का चार्ज आया है, 15 माइक्रोकूलम का दोनों पे चार्ज आ गया है, ठीक है, समझ गए सर, अच्छे से समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। अब रिवाइज करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज करता है, चार्जिंग तो समझ ली, करंट घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, करंट फाइनली 0 हो जाता है, और चार्ज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना, चार्जिंग में। अब डिस्चार्जिंग में क्या होता है, डिस्चार्जिंग में अब चार्ज कैपेसिटर लेते हैं, t इक्वल टू 0 पर ये Q0 से चार्ज था, अभी कोई बैटरी नहीं है, बस एक रेजिस्टेंस है, और t इक्वल टू 0 पर हमें स्विच क्लोज करने वाले हैं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ,
तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी है, तो ये करंट फ्लो करवाएगा। ये करंट फ्लो कितना करवाएगा वो देखते हैं जरा। देखो टी टाइम पर कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा और इसका चार्ज घट रहा होगा, यूं जाएगा चार्ज प्लस से माइनस की तरफ, यूं जाएगा चार्ज, ऐसे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज देखें तो करंट भी ऐसे जाएगा। ठीक है, तो देखो टी टाइम पर अब ये पॉजिटिव यहां से जाके नेगेटिव में मिलता जा रहा है, तो पॉजिटिव भी कम हो रहा है, नेगेटिव भी कम हो रहा है। तो चार्ज वाइज देखें तो पॉजिटिव चार्ज भी कम हो रहा है, नेगेटिव चार्ज भी कम हो रहा है। टी इक्वल टू टाइम टी पर क्यू का चार्ज मान लिया, तो भाई अब प्लस और माइनस क्यू का चार्ज मान लिया, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी आता है। घूम के केवीएल लगा के ये एक्सप्रेशन अपन निकाल सकते हैं। क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, देखो घटता हुआ है, बिल्कुल घटता हुआ है सर। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो क्यू नॉट चार्ज था। ठीक है, और ये घटता हुआ जा रहा है यार। इन्फाइनाइट टाइम में तो कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा ना, जब तक यहाँ पर पोटेंशियल बचेगी, जब तक ये करंट मांगता रहेगा रेजिस्टेंस, लाओ भाई लाओ भाई लाओ भाई, और कैपेसिटर खुद के पॉजिटिव को नेगेटिव से मिला मिला के करंट देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा, और फाइनली पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो टी इक्वल टू 0 पे क्यू इक्वल टू क्यू नॉट है, टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे क्यू इक्वल टू 0 है। ठीक है, करंट की बात करें तो करंट जो आता है वो आएगा आई मैक्सिमम ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, और आई मैक्सिमम कितना होगा, आई मैक्सिमम होगा, ठीक है, आई मैक्सिमम, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे आई इक्वल टू 0, समझ गए। ठीक है, और जो आई मैक्सिमम की वैल्यू होगी, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्यू नॉट बाय सी, और ये रेजिस्टेंस आर है, तो इस आर के अक्रॉस क्यू नॉट बाय सी का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको आर इधर ले लो कोई दिक्कत नहीं, क्यू नॉट बाय आर सी का करंट होगा मैक्सिमम, और फाइनली फिर घटते घटते करंट भी 0 हो जाएगा। होना ही पड़ेगा ना, देखो क्यू नॉट सबसे ज्यादा था पहले, तो करंट भी ज्यादा फ्लो कर रहा है, फिर क्यू नॉट कम होता जा रहा है तो करंट भी कम होता जा रहा है। ठीक है, चलिए सर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है ना, एक टाइम कांस्टेंट में अप्रोक्सीमेट 60% गेट्स डिस्चार्ज। ये 100 रुपए इसको खर्च करने हैं, तो हर टाइम कांस्टेंट में जितने भी रुपए इसके पास में बचे हैं उसका 63% ये खर्च करता जाएगा। इसमें इसका काम क्या है कैपेसिटर का, हमने एक चीज, बहुत प्यारी चीज सीखी है, देखो रिवाइज करिए, बहुत प्यारी चीज है वो। टाइम कांस्टेंट का फंडा ये होता है कि जो भी काम होना होता है ना, वो एक टाइम कांस्टेंट में वो काम का 63% कंप्लीट होता जाता है। तो इसमें डिस्चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग नाम का काम हो रहा है इसमें, तो एक टाइम कांस्टेंट में ये 63% डिस्चार्ज होता जाएगा, 37% बच जाएगा, फिर 37% का 63% फिर से खाली हो जाएगी जेब इसकी। हर एक टाइम कांस्टेंट में 63% जो भी इसकी जेब में बचा है ना, वो खाली होता जाएगा। समझ गए, चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। अब जरा हीट लॉस ले लेते हैं भाई। हीट लॉस डिस्चार्जिंग में कितना हीट लॉस हुआ इसमें भाई, जितनी कैपेसिटर की एनर्जी थी ना, सारी की सारी रजिस्टर ने हीट में उड़ा दी। तो कितनी होती है हीट लॉस, जो होती है क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, पूरा टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू इनफाइनाइट तक इस रजिस्टर के अक्रॉस, इस रजिस्टर के थ्रू क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c एनर्जी खर्च हो जाती है। तो इतनी जो कैपेसिटर के पास एनर्जी थी ना, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, वो सारी की सारी हीट में यहाँ पर लॉस हो जाती है। ठीक है, तो इसको रिवाइज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अभी आपके पास में आगे की सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कि अब हम कौन सा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, कितने दिन में करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए, ऑल द बेस्ट।